हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करते हैं मस्त होंगे। तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स के एक नए टॉपिक के साथ, इसमें हम इकोनॉमिक्स में जो प्रमुख शब्दावली है उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक्स में हम लोग इकोनॉमिक्स को दो शाखा में विभाजित कर देते हैं। एक होता है समष्टि, एक होता है व्यष्टि। यानी एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स और एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है इसमें हम लोग इसको व्यष्टि अर्थव्यवस्था भी बोलते हैं। जब किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, किसी एक व्यक्ति का इनकम, किसी एक व्यक्ति का जो व्यापार है या किसी एक कंपनी का व्यापार है, जब मतलब छोटे स्तर पर जब हम लोग अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं जिसका संबंध किसी एक व्यक्ति या एक कंपनी या एक उद्योगपति के बारे में होता है, तो वो सारी जो गतिविधियां वो व्यष्टि अर्थव्यवस्था में आ जाएगा। और जब हम लोग बड़का वाला करेंगे, यानी कि जिसमें जीडीपी, उसके अलावा जितना भी हमारा राष्ट्रीय आय होगा, मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन, जितने भी बड़े बड़े चीज आ जाएंगे, सब का अध्ययन हम लोग करते हैं किसमें? समष्टि यानी माइक्रो में। तो अगर पूछा जाएगा कि माइक्रो में किसका अध्ययन करते हैं, तो माइक्रो में हम लोग जितना भी जीडीपी हो गया, एनडीपी हो गया, मुद्रास्फीति हो गया, इधर का जितना टॉपिक आ रहा है, मौद्रिक नीति, मुद्रास्फीति, अपस्फीति, संकुचन, स्टैगफ्लेशन, ये सब कुछ का अध्ययन हम लोग माइक्रो में करते हैं। इसीलिए इसे समष्टि या बड़ा, बृहत, समष्टि मतलब बृहत होता है, तो बृहत अर्थव्यवस्था बोलते हैं। और इसमें किसी एक व्यक्ति या किसी एक उद्योग या फिर किसी एक उद्योगपति का जब हम लोग अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो वो सब व्यष्टि अर्थव्यवस्था में आता है। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से इकोनॉमिक्स को दो शाखा में बांट देते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या होता है वस्तु विनिमय। ठीक है, तो वस्तु विनिमय क्या होता है? जब हम लोग पहले के समय में क्या करते थे कि उसमें रुपया का प्रचलन था नहीं, तो एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु लेते थे। अब ऐसे समझो कि जब हम लोग जाते थे कुम्हार के पास और हमें घड़ा लेना होता था तो हम उसे 1 केजी या 2 केजी चावल दे देते थे, बदले में वो हमें घड़ा दे देता था। यानी कि वस्तु का विनिमय होता था, एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु दिए जाते थे, तो इसे हम लोग वस्तु विनिमय कहते हैं। तो पहले के समय में वस्तु विनिमय का प्रचलन था, लेकिन इसके कारण अर्थव्यवस्था में गतिशीलता नहीं आ रही थी, अर्थव्यवस्था बड़ा नहीं हो रहा था। तो और लेन देन में भी बहुत समस्या होती थी। अब किसी को नहीं भी लेना है तो मजबूरी में उसे वस्तु विनिमय करना था। अगर किसी को गेहूं की जगह चावल लेना है और उसे चावल बेचने का मन नहीं, तो आप उसके पास गेहूं लेकर जाओगे तो बोलेगा हमको गेहूं चाहिए नहीं, ऑलरेडी मेरे पास गेहूं है, तो हम गेहूं का क्या करेंगे? तो वो बदले में आपको सामान नहीं देता था। इन सब समस्याओं का ध्यान रखते हुए मुद्रा का लाया गया कि मुद्रा एक सांकेतिक मुद्रा, पहले के समय में सांकेतिक मुद्रा नहीं होता था, एक्चुअल मुद्रा होता था कि सोने का कोई सिक्का या तांबे का सिक्का है। सबसे पहले सोने का सिक्का हिंदू यूनानियों ने चलाया था। तो हिंदू यूनानियों सब या उससे पहले जो भी सिक्के चले उसका एक ही उद्देश्य होता था कि वस्तु विनिमय को कम किया जाए और इस मुद्रा के माध्यम से व्यापार किया जाए। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे वस्तु विनिमय क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं मुद्रा, तो आप लोग सब जानते होंगे। अब हम लोग बात करते हैं मौद्रिक नीति क्या होता है और मुद्रा की तरलता क्या होता है। मौद्रिक नीति जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में थोड़ा हम लोग पहले अच्छे से समझ लेंगे मौद्रिक नीति होता क्या है और मौद्रिक नीति भारत में बनाता कौन है। सबसे पहले देखते हैं मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति जो है इसे हमारा जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डायरेक्ट एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि भारत में मौद्रिक नीति बनाता कौन है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई बनाता है। यह बैंकों का बैंक भी है, सभी बैंकों का नियंत्रण करता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुआ था, आप लोगों को पता होगा। तो जो हमारा आरबीआई है वो मौद्रिक नीति बनाता है। और मौद्रिक नीति होता क्या है? मौद्रिक नीति का नॉर्मल बात है कि मुद्रा का मार्केट में मुद्रा का प्रसार करना या मुद्रा के प्रसार को रोकना, ये सारे काम किसके अंतर्गत आता है? मौद्रिक नीति के अंतर्गत। यानी मार्केट में भी कितना मुद्रा का जरूरत है, कितना मुद्रा छापना है, या ज़्यादा मुद्रा हो गया, महंगाई बढ़ गया तो उसे कैसे वापस लेना है। तो इन सब चीज़ों को, यानी मुद्रा का प्रसार करना और उसे वापस लेना, इन दोनों कार्यों को नियंत्रित करता है आरबीआई। किस नीति के तहत? मौद्रिक नीति के तहत। और ये किस तरह से नियंत्रित करता है? देखिए, मौद्रिक नीति के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, आप बैंक के बारे में जानते होंगे। अगर मान लो कि ये आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके अंतर्गत बहुत सारे बैंक है। मान लिया एचडीएफसी ले लेते हैं, एक्सिस ले लेते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा ले सकते हैं, कोई भी एक बैंक लेते हैं, केनरा बैंक ले लेते हैं। अब ये सब बैंक है, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, इन सब बैंक का हेड कौन है? ये सब बैंकों पर नियंत्रण स्थापित कौन करता है? आरबीआई स्थापित करता है। ठीक है, तो अब सवाल बनता है कि आरबीआई किस तरह से मौद्रिक नीति को
अपने हाथों में रखता है और किस प्रकार से वह जब चाहे मुद्रा का प्रसार कर देता है और जब चाहे मुद्रा का संकुचन कर सकता है। इसके लिए वो दो उपाय दिमाग लगाता है, दो तरह से दिमाग लगाता है। आप ऐसे समझो कि ये बैंक है, हम लोग किससे ब्याज लेते हैं? हम लोग सब यहाँ पर अपना पैसा जमा करते हैं, ठीक है, सब यहाँ पर जमा करते हैं या और सारे बैंकों में जमा करते हैं, जो भी व्यावसायिक बैंक है। आरबीआई में हम लोग पैसा जमा नहीं करते। इन बैंकों से हम लोग लोन भी लेते हैं, जब भी हमें जरूरत पड़ता है तो हम लोन कहाँ से लेंगे? जब भी जरूरत पड़ेगा तो हम लोग लोन कोई भी प्राइवेट बैंक, केनरा बैंक हो, एक्सिस बैंक हो, एचडीएफसी हो, कोई भी जितने भी बैंक है, व्यावसायिक बैंक, एसबीआई हो, इन सबों से हम लोग लोन ले लेते हैं। और ये लोग लोन किससे लेता है? ये लोग कहाँ से लोन ले लेता है? ये लोग भी आरबीआई से लोन ले लेता है। अब देखो, कोई भी बैंक क्यों लोन देता है और उससे उसे क्या बेनिफिट है? जितना भी बैंक है, अगर मूल रूप से देखा जाए तो वो हम लोग जब लोन लेते हैं उससे जो ब्याज देते हैं, मुख्य आय बैंकों का हम लोगों के द्वारा दिया जाने वाला ब्याज है। जो भी हम ब्याज देते हैं वही इसका मुख्य आय होता है। इसीलिए ये बैंक चाहता है कि अधिक से अधिक हम लोग क्या करें? लोन दें। लेकिन आरबीआई बोलता है भैया ज्यादा लोन मत दो, कम से कम लोन दो। और ये क्या करता है? ये चाहता है अधिक से अधिक लोन दे दें हम पब्लिक को, ताकि हमको ज्यादा से ज्यादा इनकम आए। आरबीआई बोलता है रुक बेटा रुक, हम तुमको सिखाते हैं कैसे तुम तेज बन रहे हो। तो क्या होता है, जब इन बैंकों को हम लोगों को तो जो लोन लेना है हम लोग को कौन दे देगा? केनरा या एक्सिस या एचडीएफसी, कोई व्यवसायिक बैंक दे देगा। लेकिन जब इसे ऋण लेना होता है, जब इसे मान लो लोन लेना होगा, तो ये किससे लेगा? ये आरबीआई से लेता है। और आरबीआई इसको जो लोन देता है उसे हम लोग रेपो रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेपो रेट। अब एग्जाम में आपसे डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन बना देगा कि आरबीआई द्वारा जो अन्य बैंकों को लोन दिया जाता है ब्याज पर, वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है रेपो रेट। ठीक है, क्या कहलाता है? रेपो रेट। और भी दो तीन है आरबीआई मेन जो क्वेश्चन बनते हैं, ये रेपो रेट से बनते हैं। ठीक है, अभी इनको रेपो रेट पे लोन देगा। इसके अलावा दो तीन और बात कर लेते हैं। एक होता है मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी, एक हो जाता है रेपो रेट, और एक होता है बैंक रेट। ये तीन होता है। जो एमएसएफ होता है, जो रेपो रेट होता है, और ये बैंक रेट, ये तीनों लोन कौन देता है? ये तीनों लोन देता है हमारा आरबीआई। किसको देता है? जो व्यावसायिक बैंक है, एचडीएफसी ले लो, एक्सिस ले लो, या कोई भी व्यावसायिक बैंक को ले लो। जीरो से लेके, जीरो नहीं, 2 से 14 दिन तक की अगर बात करें, 2 से 14 दिन के लिए जो ऋण आरबीआई इन बैंकों को देता है वो रेपो रेट कहलाता है। याद रखिएगा, इसको बोलते हैं अल्पकालीन। अल्पकालीन ऋण जो अन्य बैंकों को आरबीआई देता है वो कहलाता है रेपो रेट। और अति अल्पकालीन यानी मात्र एक दिन के लिए जो ऋण देगा, एक दिन के लिए, आधा दिन के लिए, एक दिन के लिए जो ऋण देता है, उसे हम लोग बोलते हैं एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी। अगर रातों रात किसी एचडीएफसी को मान लो कि जरूरत पड़ गया रातों रात ऋण लेने का आरबीआई से, बोलेगा आरबीआई हमको ऋण दीजिए, बोले देखो हम देंगे लेकिन रेपो रेट पे नहीं देंगे, हम तुमको किस पे देंगे? एमएसएफ पे देंगे, मार्जिनल स्टैंडर्ड जो फैसिलिटी है उस पे देंगे। अब इससे क्या फायदा होता है? तो जब आरबीआई एमएसएफ पे देता है तो वो 4.65 ले लेगा। ये चेंज होते रहता है डाटा, अभी का जो डाटा है उस पर बात कर रहे हैं। जब अल्पकालीन अचानक आपको जरूरत होगा, जब जरूरत पड़ता है तो किसी हम लोग से कोई भी ज्यादा पैसा मांगते हैं, रात को 12 बजे ऑटो वाला को बोलो चलो भाई रांची स्टेशन छोड़ दो, तो बोलेगा ज्यादा लेंगे। उसी तरह जब जरूरत पड़ता है, अचानक जरूरत पड़ा किसी बैंक को, एक्सिस बैंक को जरूरत पड़ा अचानक से, आरबीआई के पास दौड़ता दौड़ता गया, बोला भैया हमको दे दीजिए, तो बोला हम तुमको एमएसएफ देंगे। और ये थोड़ा महंगा होता है, अगर रेपो रेट 4 है तो ये थोड़ा सा बढ़ा के लेगा, 4.65 लेगा। तो ये कितने दिनों के लिए दिया जाता है? एक दिन के लिए एमएसएफ दिया जाता है, 2 से 14 दिन के लिए रेपो रेट दिया जाता है, और मान लो कि बहुत लंबा समय के लिए चाहिए, 2-4 महीना के लिए उसे ऋण चाहिए, उससे भी ज्यादा समय के लिए उसे ऋण चाहिए आरबीआई से, तो इसे बोलते हैं बैंक रेट। लंबा समय के लिए जो दिया जाता है, लंबी अवधि के लिए दिए जाने वाले ऋण को क्या बोलते हैं? बैंक रेट बोलते हैं। और इसका भी जो रेट होता है वो हाई होता है। अब यहां से आपसे 3 क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। पहला तो बोल देगा, इन 3 ऑप्शन दे देंगे और बोलेंगे आरबीआई द्वारा कौन सा ऋण नहीं दिया जाता। ये तीनों आरबीआई ऋण देता है, बाकी कुछ और एक नाम दे देंगे, वो ऋण नहीं दिया जाता। बाकी ये तीनों कौन देता है? आरबीआई देता है। किसको देता है? जितने भी व्यावसायिक बैंक है,
हमारे यहाँ चाहे कैनरा बैंक हो, एक्सिस बैंक हो, SBI हो, HDFC हो, जो भी बैंक है उसको देता है। MSF क्या होता है, बोलेगा अति अल्पकालीन के लिए। अति अल्पकालीन लिखेगा मतलब एक दिन का बात कर रहा है, तो जब अति अल्पकालीन हो जाएगा तो MSF हो जाएगा। बोलेगा कि अल्पकालीन के लिए तो रेपो रेट पे दे देगा 0 से 4 दिन, 2 से 14 दिन के लिए रेपो रेट पे। और बोलेगा कि दीर्घकालीन जो ऋण देता है उसे क्या कहते हैं, उसे बैंक रेट बोलते हैं। तो इस तरह से करता है। अब देखो, अब बैंक भी इसे ऋण देता है। जब कभी बैंक तो मजबूरी में इससे ऋण लेता है, लेकिन जब बैंक देखता है कि मेरे यहाँ भी 5 दिन का छुट्टी है, बैंक किसी तरह से मान लो फेस्टिवल है या सैटरडे संडे लगातार 2 दिन और छुट्टी हो गया, 5-6 दिन का छुट्टी हो गया, या किसी भी कारण से जब बैंक को लगता है कि मेरे पास अभी अधिशेष रकम है, तो वो क्या करता है, बोलता है RBI सुनिए, हमें वो काम आपको बोलते हैं, मेरे पास बहुत पैसा है, आप भी ले लीजिए। हम आपसे लेते हैं तो आप हमसे ऋण लेते हैं, हम भी आपको दे देते हैं, आप हमसे ले लीजिए, हम इतना पैसा नहीं रखना चाहते हैं। तो जब कोई प्राइवेट बैंक RBI को ऋण देगा या कोई भी व्यावसायिक बैंक जब RBI को ऋण देगा तो वो कहलाता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। अब इसमें क्या होता है, RBI बोलता है देखो दे तो रहा है लेकिन हमको जरूरत है नहीं, अब दे रहे हो तो चलो ठीक है रख लेते हैं, लेकिन तुम ये मत बोलना कि हमको इतना ही पैसा लेंगे, जितना हम तुमको रेपो रेट देते हैं तुमको हम उतना नहीं देंगे भैया, हमको जरूरत नहीं है, तुमको जरूरत है तब लिया था, हमको जरूरत नहीं है। बिना जरूरत है किसी को देखो तो मोलभाव करेगा, नहीं लेंगे, हाँ लेंगे, बहुत तरह का बात करेगा। तो ये बोलता है कि चलो हम तुमसे 3.5 नहीं, अभी करेंट देखे तो 3.35 है, ठीक है, देख लीजिएगा ये आंकड़ा बदलते रहता है। तो जब बैंक RBI को कर्ज दे दे, यानी बैंक अपना पैसा RBI को दे दे, चलो कुछ मुनाफा कमा लेते हैं, अधिशेष पैसा है मेरे पास, तो वो कहलाता है रिवर्स रेपो रेट। और याद रखिएगा रिवर्स रेपो रेट हमेशा रेपो रेट से कम होता है, कि RBI को जरूरत नहीं है, जबरदस्ती आप उसको दे रहे हैं तो वो कम करके ही ना लेगा भैया। किसी को जबरदस्ती बोलोगे ले लो ना, तो बोलेगा दे दो 50 रुपये में, 100 रुपये की चीज बोलोगे चलो दे देते हैं। तो याद रखना है रिवर्स रेपो रेट हमेशा क्या होता है, कम रेट पे होता है रेपो रेट से। रिवर्स रेपो रेट जब क्वेश्चन पूछेगा बैंक अगर RBI को ऋण दे तो क्या कहलाता है, रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। जब RBI अन्य बैंकों को दे तो रेपो रेट, RBI अति अल्पकालीन के लिए अन्य बैंकों को दे 2 दिन के लिए या 1 दिन के लिए ऋण दे तो वो MSF कहलाता है, और जब लंबे दिनों के लिए दे दे, दीर्घकालीन ऋण दे तो वो कहलाता है रिवर्स रेपो रेट, वो कहलाता है बैंक रेट। तो ये आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कि मान लो कि इसने इसे जो रेपो रेट था HDFC या कोई भी बैंक को इसने क्या दिया, रेपो रेट पे दिया, ये इसको 4 रेपो रेट पे दे दिया कर्ज। इसने इससे मांगा RBI मुझे कर्ज दे दो, इसने बोला 4% लगेंगे भैया, बोला ठीक है। अब इसने ऋण ले लिया, मान लो कि इस बैंक ने ले लिया RBI से 4% रेपो रेट पे एक्सिस बैंक ने ऋण लिया, और आप गए एक्सिस बैंक के पास, बोले भैया हमको ऋण चाहिए, हमको कर्ज चाहिए, लोन दे दो हमको, बोला ठीक है दे देंगे। और इससे 4 पे लेगा तो भाई इसका तो इनकम इसी से कमाना है, तो बोलेगा हम आपको कितना पे देंगे, अभी देखो 10-12% है, तो बोलेगा हम आपको 12% पे देंगे। तो ये जो कितना 8% का बेनिफिट कौन कमाएगा, एक्सिस बैंक कमाएगा। तो पब्लिक को ये जब देता है तो ये भी 2 तरीका लगाता है, बोलते हैं ठीक है भैया हम आपको दे देंगे। और हमेशा याद रखना रेपो रेट से महंगा होगा बैंकों द्वारा जो अन्य लोगों को दिया जाएगा ऋण, क्योंकि ये इससे 4 पर ले रहा है तो कम से कम उससे ज्यादा में बेचेगा, तब तो बेनिफिट कमाएगा। ये भी अपने ग्राहकों को 2 प्रकार का देता है, एक देता है PLR दे देता है, और एक दे देता है जिसको बोलते हैं बेसिक रेट। अब जो इसका परमानेंट ग्राहक है, जो करोड़ों का ट्रांजैक्शन करता है एक्सिस बैंक में, एकदम जब भी मतलब फेवरेट ग्राहक जो होता है ना किसी का, ये मेरा फेवरेट ग्राहक है भाई, आता है ढेर सारा लेन देन करके जाता है, उसे बोलता है कि ठीक है आप मेरा क्या है, आप मेरा बेसिक वाला है, तो हम आपको 8% पे दे देंगे। और हम लोग ऐसा कोई जाएगा, कभी किया नहीं था कभी बैंक में कुछ लेन देन, बोला भैया हमको लोन दो, बोला हम तुमको 12% पे देंगे। तो बैंक भी क्या करता है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रेट लगा देता है। जो उसका फेवरेट ग्राहक है उसको कम पे देता है, जो उसका इसी तरह घूमते फिरते आ गया उसको ज़्यादा रेट पे देता है। तो खैर इससे उतना क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बस आपको इन सब चीज़ों को याद रखना है। अब देखो ये चीज बताने के पीछे रीजन ये था कि इससे हम लोग सब कुछ इसी पे डिपेंड करता है, मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन, क्या है कि इसी मौद्रिक नीति के तहत मुद्रास्फीति या मुद्रा संकुचन को कौन नियंत्रित कर लेता है, RBI नियंत्रित कर लेता है। अभी देखते हैं कैसे करता है।
अब आप इसको ऐसे देखो कि मान लो कि इसने 4% पे ऋण दिया, ठीक है, तो ये क्या करेगा, फटाफट सबको 8% पे दे देगा। चलो 8% या 12% में बैंक अन्य लोगों को ऋण दे देगा, 8 या 12 पे। पब्लिक भी आएगा फटाफट, और फटाफट आएगा पब्लिक और क्या करेगा, ऋण ले लेगा। लेकिन पब्लिक जब 8-12% उसे सस्ता लगा कि चलो एक साल में 1 लाख रुपया लिए हैं तो हमको 1,12,000 या 1,08,000 हमको जमा करना है, तो पब्लिक भी ले लेगा। और लेने के बाद एकदम खुश होकर आएगा, 1 लाख रुपया ऋण लेकर आएगा, एकदम जाएगा, बोलेगा साहू जी 1 किलो में रसगुल्ला दे दीजिए। साहू जी 1 किलो रसगुल्ला दे देंगे, 500 का नोट दे देगा, लो काट लो जितना काटना है। तो क्या हो गया, उसके पास पैसा गदगद हो गया। अभी पैसे की उसके पास, बोलते हैं ना, पैसे की कोई कमी नहीं है। तो उसको जहाँ जो लगेगा, कहीं मोल भाव नहीं करेगा और हर जहाँ जो रेट पे मिलेगा उठा लेगा। अब दुकानदार ने मान लो उससे 400 रुपये के जी रसगुल्ला दे दिया, वो बेचता था 300 रुपये, लेकिन देखा कि अच्छा ये तो ढेर पैसा लेके आया है, इसको अभी टेंशन नहीं है, कुछ पूछ नहीं रहा है, तो 400 रुपया काट लेगा। अब 400 रुपये वो काट लेगा। अब उसको लगेगा एक दो और लोन लेके आएगा, वो भी देगा, लो 500 रुपये तुम हमको 1 किलो रसगुल्ला दे दो, तो उसका भी 400 रुपये काट लेगा। उसको लगेगा यार सब तो 400 रुपये ले रहा है, अब हम रेट बढ़ा देते हैं, तब वो रसगुल्ला का रेट ही बना के कर देगा 400 रुपये किलो। अब क्या हो गया, महंगाई बढ़ने लगा। कैसे बढ़ने लगा, क्योंकि लोगों के पास पैसा आने लगा। सब लोग क्या कर रहे हैं, लोन लेके आ रहे हैं, एकदम गदगद हैं, क्या चलो उड़ा देंगे। तो महंगाई बढ़ने लगा। क्या है, रेपो रेट 4% पे है और 8 से 12% पे पब्लिक को ये कर्ज दे रहा है। अब आरबीआई को लगेगा कि भैया रेट हाई हो गया, बाजार में मार्केट में मुद्रा का जो मूल्य है वो गिर रहा है, लोगों के पास पैसे बहुत ज़्यादा हो गए हैं और वो हर चीज़ को फटाफट उठा लेगा। मार्केट में महंगाई बढ़ गया, हर चीज़ का दाम बढ़ने लगेगा। तो वो क्या करेगा, बोलेगा रुको रुको रुको, बोलेगा अब हम आपसे 40% ले लेंगे रेपो रेट। अब जब 40% पे बैंक इससे कर्ज लेगा तो पब्लिक को तो कुछ बेनिफिट कमा के ही देगा। तो बोलेगा अब पब्लिक को हम देंगे 50% पे। अब हम लोग कितना में देंगे, या तो 50 पे देंगे, फेवरेट है तो 48 पे दे देंगे। अब पब्लिक बोलेगा 1 लाख रुपया लेंगे यार, 1.5 लाख देना पड़ेगा हमको। तो पब्लिक क्या बोलेगा, जाके लेगा ही नहीं, बोलेगा ना हम नहीं लेंगे, बहुत हो गया यार, इतना लोन, इतना हाई टेक, इतना हाई परसेंटेज पे लोन लेंगे, हमसे नहीं हो पाएगा। तो वो क्या करेगा, जाकर लोन ही नहीं लेगा। अब लोन नहीं लेगा तो उसके पास पैसा नहीं रहेगा, तो आएगा मिठाई वाला दुकान के पास। मिठाई वाला दुकान वाला बोलेगा हाँ बोलिए मिश्रा जी कितना दे दें। बोलेगा देखिए साहू जी ऐसा है कि पैसा नहीं है, बाद में देख लेंगे। अब उसके पास पैसा नहीं है, 2-4 और लोग आए, वो भी नहीं लेगा। तो उसका मिठाई तो रखा हुआ है, बिक नहीं रहा, तो फिर क्या करेगा, सोचेगा यार बिक नहीं रहा है, क्या बात है, मंदी चल रहा है, तो वो रेट कम कर देता है मिठाई का। और इस तरह से जब पैसा नहीं रहेगा तो मूल्य क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा हर चीज़ का, और महंगाई नीचे आने लगेगा। तो जब भी आरबीआई को लगता है कि महंगाई बढ़ रहा है तो रेपो रेट, ये सारे रेट होते जो हुए हैं इसको क्या करता है, बढ़ा देता है। जब लगता है कि मार्केट में लोगों के पास पैसा नहीं है, मंदी चल रहा है, तो क्या करता है, रिवर्स रेपो रेट है उसे बहुत कम कर देता है, 4 पे कर देगा। फिर पब्लिक दौड़ते दौड़ते बैंक में पहुंच जाएगा, फटाफट ऋण ले लेगा और ज़्यादा ऋण लेने लगेगा, देखेगा भाई मार्केट बढ़ने लगा, मुद्रास्फीति आ गई, तो फिर वापस कर देगा, क्या कर देगा, फिर से इसको बढ़ा देगा, हाई रेट कर देगा, फिर पब्लिक लोन लेना बंद कर देगा, फिर महंगाई कम हो जाएगी। तो इस तरह से आरबीआई क्या कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है। इसके अलावा और भी कुछ कार्य करता है यार आरबीआई। आप ऐसे देखो कि आरबीआई प्रतिभूति जारी करता है, सुनते होंगे आरबीआई प्रतिभूति जारी करता है। तो क्या करता है प्रतिभूति जारी करने में, तो वो क्या करता है, प्रतिभूति को समझो कि वो एलआईसी जारी कर दिया कि चलो एलआईसी का रेट क्या कर देगा, बोल देगा कि अभी पैसा जमा कीजिएगा एलआईसी में तो 7 साल बाद पैसा सीधे दुगना हो जाएगा। एफडी अभी करवाओगे तो 5 साल के बाद आपका दुगना हो जाएगा। इस तरह के मार्केट में प्रचार देने लगेंगे, नियम निकाल देगा। लोगों को लगा अरे यार अभी करवाएंगे तो बड़ा जल्दी दुगना हो जाएगा। तो सब लोग अपने पास जो कैश होता है उसको क्या करते हैं, एफडी करवा लेते हैं या फिक्स डिपॉजिट करवा लेते हैं, जीवन बीमा खुलवा लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस ले लेते हैं। अब उनके पास जो कैश पैसा था वो किसके पास चला गया, इनके पास। बदले में वो क्या दे दिए, वो पेपर दे दिया। आप उस पेपर को पकड़ के बैठे रहिए 5 साल 10 साल तक, आपका सब कैश तो उठा के लेके चल गया। अब कैश आपके पास है ही नहीं, आपके पॉकेट में तरलता ही नहीं है, कैश छीन लिया, सब कैश लेके तो चल गया है। अब आपका मन भी होगा कि चलो कोई चीज़ खरीद लेते हैं, तो आप खरीद नहीं पाओगे। तो क्या हो गया, जो मूल्य बढ़ा था, मार्केट में लोगों के पास पैसा आ गया था, उसे क्या किया, कंट्रोल कर लिया। तो इस तरह से मौद्रिक नीति के तहत ये अन्य चीज़ों क्या करता है, एक तरह से कंट्रोल करता है। जब जरूरत पड़ता है इसको बढ़ा देगा, जब जरूरत पड़ेगा रेपो रेट को कम कर देगा, जब जरूरत पड़ेगा जीवन बीमा को जो पैसा डबल ट्रिपल होने का
जो उसमें रहता है कि 5 साल में डबल, 10 साल में ट्रिपल कर देंगे, एफडी करवा लीजिए, तो इस तरह के सिस्टम लागू करने लगता है। लेकिन जब देखता है मार्केट में पैसा नहीं है तो फिर इन सिस्टमों को बोलता है कि ब्याज भी हम कम देंगे आपको। अच्छा, उससे कोई से कि मान लो कि अभी ब्याज कम हो गया, अभी ब्याज ज़्यादा दे रहा है सरकार, तो लोग क्या कर रहे हैं, अपना पैसा बैंक में डाल रहे हैं, तो सारा बैंक पैसा ले लेता है, इसी बहाने कि ब्याज दर ज़्यादा रहे, सब आदमी बैंक में जाके जमा कर देते हैं, उनके पास बचता है कुछ नहीं, घड़ी घंटा हो जाते हैं। और जब लगता है आरबीआई को कि ऐसा है कि भाई मार्केट में पैसा नहीं है, और पैसा जब नहीं है तो मंदी आ रहा है, लोग के पास क्रय शक्ति नहीं है, कोई चीज़ खरीद नहीं पा रहा है वो, तो क्या बोलेगा कि अब हम बहुत कम देंगे ब्याज आपको, 8% देते थे अब सीधे 4% देंगे। आप बोलेगा 4% देगा, जा रहे हैं पैसा निकाल के ले आते हैं, फिर आप जाके पैसा निकाल के ले आइएगा, फिर आपके पॉकेट में गर्मी, फिर आप सब कुछ खरीदने लगिएगा। तो इस तरह से कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है, आरबीआई करता है। ठीक है, तो इतना आप समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं मुद्रा की तरलता क्या होती है। देखो आरबीआई क्या किया है, मुद्रा को 4 भागों में बांट दिया है। मुद्रा की तरलता का वैसे समझो कि आपके पास अगर कैश रहेगा तो आपको क्या मुद्रा की तरलता आपको ज़्यादा है, कैश अगर पॉकेट में रहेगा जब रोड पे जाओगे खर्चा उर्चा करके चले आओगे, लेकिन जब कैश नहीं रहता है तो हम लोग खर्च कम कर पाते हैं। तो जो कैश वाला मुद्रा होता है उसकी तरलता सबसे ज़्यादा होती है कि आपके पॉकेट में रहेगा आप तुरंत खर्चा कर दोगे, तो उसकी तरलता सबसे ज़्यादा है। तो तरलता को इसे आरबीआई जो क्या किया है कि 4 मुद्रा को 4 वर्ग में बांट दिया है। उस वर्ग को हम लोग उसने नाम दे दिया है, एक होता है M1, एक होता है M2, एक होता है M3 और एक होता है M4। इससे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज़्यादा किस इन चार वर्ग ऑप्शन में दे देंगे, बोलेंगे निम्नलिखित में सबसे ज्यादा तरलता किसकी होती है या सबसे कम तरलता किसकी होती है। तो आप लोगों को क्या करना पड़ता है, इसको रटना पड़ता है। तो आपको रटना नहीं है, इसको समझ लेना है। होता क्या है, M1 में क्या किया है, जो M1 होता है इसमें बोला कि जितना कैश होगा, जो भी कैश आपके पास है इसको, प्लस आपने जो बैंकों में क्या किया है, अपना जो बचत खाता हम लोग बैंक में खोलते हैं तो उसमें पैसा जमा रखते हैं, जब हमको जरूरत पड़ता है एटीएम ला जाते हैं, फट से एटीएम मशीन डालते हैं, सट से पैसा निकालते हैं, फिर पॉकेट में गर्मी, फिर हम लोग मार्केट में ले घूमने लगेंगे और इधर उधर से इनकम कमाने, इनकम तो नहीं, इधर उधर पैसा खर्च करेंगे, सामान खरीदने लगेंगे, मार्केट में पैसा ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मुद्रा की वैल्यू गिरने लगेगी और सामान महंगा होने लगेगा। तो जितना भी कैश हो गया और बैंकों में जो सेविंग अकाउंट है उसको हम डीडी लिख देते हैं, ठीक है, इसको डीडी भी बोला भी जाता है। तो बैंकों में आपका जो सेविंग अकाउंट है उसमें जो पैसा है, प्लस आपने जो आरबीआई के पास जमा किया उसको ओडी बोला जाता है। आरबीआई के पास आप सुने होंगे, बैंक आरबीआई के पास भी रखता है, वो भी आप लोग जानते होंगे, सीआरआर बोलते हैं और एसएलआर बोलते हैं। सीआरआर और एसआरआर क्या होता है सुन लीजिए। रिजर्व बैंक क्या बोलता है, आरबीआई क्या बोलता है, सोचता है बैंक के पास जितना कम पैसा रहे ना उतना उत्तेज नहीं बनेगा। जहां आरबीआई के पास ज्यादा पैसा आ गया ना तो क्या करेगा, फटाफट लोन देने लगेगा तो फिर लोगों के पास पैसा आ जाएगा, फिर महंगाई बढ़ा देगा। तो आरबीआई क्या बोलता है, देखो भैया बैंक, आपको अपने कुल जो जमा राशि है उसका 3% मेरे पास जमा करना होगा। इसको बोलते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं, CRR। तो बोला आपका जो कैश रिजर्व रेशियो है ये अभी भारत का 3% है, अलग अलग समय में अलग अलग परसेंट रहता है। तो कुल जमा राशि का 3% आपको मेरे पास जमा करना होगा। कल के समय में आप भाग जाइएगा तो आपको जितना दिन में खोजना पड़ेगा उतना दिन में इतना पैसा जमा रहेगा, तो आपका जो ग्राहक है उसको कुछ पैसा देंगे ना, वो अपना घर द्वार चलाएगा। कल का दिन में कोई सुनते होंगे बैंक भाग गया, तो बोलता है इतना तो आपको कैश मेरे पास रखना पड़ेगा। दूसरा क्या बोलता है, एक SLR होता है, ठीक है, आप लोग सुने होंगे, इसको बोलता है अभी 18.5 है। बोलता है इतना पैसा ना आपको अपना बैंक में हमेशा कैश में रखना होगा। इससे ज़्यादा अगर कैश में इससे कम पैसा रखिएगा ना, कुल जमा राशि का 18%, मतलब अभी 18-19 मान के चलो, 18% ले लेते हैं, 18% से अगर कम कैश रखिएगा ना बैंक में, तो जिस दिन हम छापा मार देंगे हमको पता चल गया आपके पास कुल जमा का 18% नहीं है, तो सब जब्त उठ करके लेकर चल जाएंगे, आप पे करोड़ों का फाइन लगा देंगे। तो बेचारा डरे से इसको रखना पड़ जाता है। एक तो 18.5E और 3% तो मतलब लगभग 21-22 जो है, 21 से 22 ले लो, 21-22। तो आरबीआई क्या बोलता है, इसके पास टोटल जमा का 30% तो ऐसे रिजर्व करवा देता है कि 23%, कि आप ना तो खर्च कर सकते हैं और ना आप इतना तो मेरे पास रख दीजिए, इतना आप खर्च नहीं कर सकते हैं। तो कुल मिला के आप जो करना है उसको बेचारा को 78-80% के बीच में ही करना है। तो इसके द्वारा भी आरबीआई क्या करता है, कंट्रोल करने की कोशिश करता है कि लोग ज्यादा ऋण ना बांट दे, ठीक है। ये मौद्रिक नीति के तहत ही आता है।
अब M1 M2 M3 M4 क्या होता है, तो इसमें क्या बोले, जितना भी कैश है वो आ जाएगा, जो DD है यानी बैंकों में जो हम लोगों ने जो सेविंग अकाउंट खोला है वो आ जाएगा, और जो OD है यानी कि हम लोग नहीं मतलब बैंक जो RBI के पास जमा करता है, CRR 3% जमा करता है, वो इन तीनों को RBI ने बोला है कि ये तीनों किस में आएंगे, M1 में आएंगे। ठीक है, अब देखो अब यहीं से समझ जाओगे सबसे ज्यादा तरलता किसकी होगी, तो जिसमें सबसे ज्यादा कैश होगा। हम लोग को सबसे ज्यादा खर्च क्या करते हैं, कैश, पॉकेट में कैश रहेगा, नगद में पैसा रहेगा, फटाफट उड़ा दीजिएगा, तो सबसे ज्यादा तरलता इसी की हो जाएगी क्योंकि इसमें कैश आता है। तो पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन, सबसे ज्यादा तरलता इन चारों में किस में होती है, तो याद रखना सबसे ज्यादा तरलता M1 में होता है। उसके बाद इसमें क्या बोलता है, क्या आप जो भी M1 है, M1 में इतना सारा को तो ले ही लीजिए, M1 प्लस क्या बोलेगा, आप क्या किए हैं बैंक में, बैंक में जो आपका राशि है, बैंक में पोस्ट ऑफिस में, M1 में क्या बोलेगा, पोस्ट ऑफिस को ले लीजिए। पोस्ट ऑफिस में जो आप डिपॉजिट करके रखे हैं, ठीक है, जो हम लोग उसको बचत खाता खोल के रखते हैं पोस्ट ऑफिस में, तो पोस्ट ऑफिस में जो आप रखे हैं वो, ठीक है, तो M1 में ये और ये सब पोस्ट ऑफिस में, अगर गांव में पोस्ट ऑफिस होता है, शहरों में भी होता है, वहां पर भी लोग सेविंग अकाउंट खोल के रखे रहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट और M1 दोनों को अगर मिला देंगे तो M2 का लगा। इससे भी क्वेश्चन बोलता है M2 में कौन कौन आते हैं, तो याद रखिएगा एक तो M1 आ जाएगा, M1 के साथ जब हम लोग पोस्ट ऑफिस में जमा राशि मतलब जो सेविंग अकाउंट होता है वो रख देंगे तो वो कहलाएगा M2। M3 में क्या होता है, M1 अब सब में रहेगा, M1 हो जाएगा प्लस बैंक में समस्त जमा जो होता है, बैंक का समस्त जमा, यहां पर हम लोग क्या ले रहे थे, खाली बैंक में जो हम लोग सेविंग अकाउंट में जमा किए थे वो ले रहे थे। अब बोलता है M3 में कि बैंक में जितना भी प्रकार से जमा होगा, चाहे आप FD के रूप में जमा कीजिए, चाहे बहुत सारे लोन ले के जो पत्र उत्र जारी करता है, किसी भी तरह का जमा अगर आप बैंक में, बैंक का समस्त जो आय होता है वो, बैंक का समस्त जमा राशि और M1 दोनों को जोड़ देंगे तो वो कहलाता है M3। और M4 में क्या होता है, M1 प्लस पोस्ट ऑफिस में जमा समस्त राशि किस में आ जाएगा, M4 में आ जाएगा। अब देखो सबसे ज्यादा तरलता किसकी होगी, M1 मुद्रा की तरलता सबसे ज्यादा होगी क्योंकि इसमें कैश होता है, हम लोग क्या करते हैं, कैश को खर्च कर देते हैं, बैंक जाते हैं फटाक से पैसा लेके, यानी इसमें सब में देखो कैश जमा रहता है। ये जो 3% ये भी कैश में RBI रखता है, हम लोग जो जमा करते हैं वो भी कैश में होता है, जब चाहते हैं निकाल लेते हैं, और ये तो कैश पॉकेट में है ही। तो M1 की तरलता सबसे ज्यादा, सबसे कम तरलता किसकी होगी, इसकी होगी सबसे कम तरलता, ठीक है, सबसे ज्यादा इसका, सबसे कम M4 की तरलता। अच्छा, अब एक क्वेश्चन पूछता है सबसे ज्यादा मान किसका होगा, यानी सबसे ज्यादा पैसा किसमें जमा होगा, तो देखिए इसमें तो होगा ही नहीं, क्या कि इसमें अगर होगा तो M1 सब में है, तो इसमें जो है वो तो सब में आ जाता है, तो ये तो इसी तरह कट जाएगा, इसका मान सबसे ज्यादा नहीं होगा। सबसे ज्यादा मान किस में होगा, तो बैंक में जो समस्त राशि होता है, इसी कॉमन सेंस लगाइए कि बैंक में सब, पोस्ट ऑफिस में उतना कौन करता है, सब तो बैंक में करते हैं, तो बैंक में जितना जमा होता है, सभी बैंकों को, व्यावसायिक बैंकों में जितना जमा होता है वो, और M1 कैश, तो सर्वाधिक मान किसका हो जाएगा, इसी हो जाएगा। सर्वाधिक मान अगर पूछ दे कि किस कैटेगरी की मुद्रा का मान सर्वाधिक होता है, यानी किसमें सबसे ज्यादा पैसा जमा है, तो आप याद रखिएगा M3 में सबसे ज्यादा पैसा जमा है। M4 में क्या है, सबसे कम तरलता, कम तरलता सबसे ज्यादा इसी में है, सबसे ज्यादा तरलता M1 में, सबसे कम तरलता इसका, और M3 क्या है, सर्वाधिक मान किसका है, M3 का, सर्वाधिक मान किसका, M3 का, और सबसे कम मान किसका हुआ, M1 का हुआ। तो सबसे ज्यादा तरलता और सबसे कम मान, यानी सबसे कम पैसा भी इसी में जमा रहता है। सबसे ज्यादा पैसा कहाँ जमा रहता है, M3 में, सर्वाधिक मान वाला M3। तो इस तरह से आपसे जो भी क्वेश्चन आएगा इसे कर लीजिएगा। मुख्यतः इसे दो ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सबसे ज्यादा तरलता किसकी होती है, M1 की, सबसे कम तरलता M4 की, सबसे ज्यादा सर्वाधिक मान किसमें होता है, M3 में, सबसे कम मान किसमें होता है, M4 में। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इसके। अब हम लोग बात करते हैं मुद्रास्फीति क्या होता है। तभी मौद्रिक नीति में आप लगभग थोड़ा बहुत मुद्रास्फीति समझ गए होंगे। क्या होता है मुद्रास्फीति में, कि जब लोगों के पास पैसा सरप्लस हो जाए, पैसा बढ़ जाए, सभी के पास पैसा हो, सभी लोगों के पास क्या हो, पैसा आ जाए,
कोई लोन से पैसा ले ले, किसी भी तरह से, जब पैसा की मार्केट में, बाजार में पैसा की अधिकता हो जाए, बाजार में पैसा, रुपया की अधिकता हो जाए, रुपया की अधिकता हो जाए, जब रुपया की अधिकता हो जाएगी तो आप क्या करोगे? आपके पास लाख रुपया था, आप जाके मोल मोलाई करते हो क्या है, दे दो, कैसे दे रहा है, पूछिएगा ही नहीं, दे दो 1 किलो, जो पैसा काटा। अमीर लोग को देखते हैं, आएगा 4 चक्का से उतरेगा, पैसा देगा, दे दो जो देना, कहेगा उसके पास पैसा की अधिकता है। आपके पास हो जाएगा तो आप भी बिना मोल भाव किए लेने लगोगे, तो धीरे धीरे वो लोग क्या बोलेगा, कोई तो मोल भाव नहीं कर रहा यार, बढ़ा के बेचो ना, क्या जा रहा है, बढ़ाते बढ़ाते उसका आदत हो जाएगा, कल तो इतना में बेचे थे, आज कम पे कैसे बेचेंगे। तो अब मार्केट में क्या हो जाएगा, जब मार्केट में पैसा बढ़ जाता है, लोगों के पास पैसा क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, हर किसी के पास पैसा है, पॉकेट में गर्मी आ गया, पैसे की गर्मी बोलते हैं ना, पैसा बोलता है, तो पैसा गर्मी आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बाजार में जो अन्य चीज़ों के मूल्य हैं, जो वस्तुओं के जो मूल्य हैं वो क्या हो जाएंगे, वस्तुओं का जो मूल्य है वो हो जाएगा सरप्लस, वस्तुओं का मूल्य क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मूल्य क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाएगा जब वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाएगा तब क्या हो जाएगा कि इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। आप ऐसे समझो कि पहले 10 रुपया केजी आलू था, आलू, ठीक है, अब लोग के पास पैसा आ गया, लोग मोल मोलाई कर नहीं रहे हैं, धीरे धीरे क्या होगा कि आलू का रेट बढ़ जाएगा, अब वो लोग 15 रुपया में बेचने लगेगा, 15 रुपया पे। अब आलू कैसे हो गया, 15 रुपया किलो हो गया। तो जब आपके पास पैसा आ जाएगा ज़्यादा, पॉकेट में पैसा गर्मी आ जाएगा ज़्यादा, तो सामान का रेट जाएगा बढ़, और जब पैसा आ जाएगा कम तो सामान का रेट जाएगा। अच्छा, वो बाद में बात करेंगे, अभी खाली स्फीति का बात करते हैं, मुद्रा स्फीति का। तो इसमें क्या होता है, आपके पास ज़्यादा पैसा आ जाता है तो आप मार्केट में बिना मोल भाव किए सामान खरीदने लगते हो, फलस्वरूप सामान बेचने वाला अपना मूल्य बढ़ा लेता है, तो मूल्य जाता है बढ़। अब जहाँ 10 रुपया में 1 केजी आलू देता था, वहाँ 15 रुपया में 1 केजी आलू देगा। तो अब समझो क्या हुआ, मुद्रा के वैल्यू देखो क्या हो रहा है, गिर रहा है। पहले 10 ही रुपया में 1 केजी दे रहा था और अब 15 रुपया में 1 केजी दे रहा है। तो मुद्रा का जो मनी का जो वैल्यू था वो क्या हो गया, कम हो गया। पहले 10 रुपया में देता है, 15 रुपया में देता है, तो 5 रुपया वैल्यू क्या गया, गिर ना गया। तो आपसे पूछेगा एग्जाम में कि मुद्रा स्फीति के समय मनी का वैल्यू क्या होता है, मुद्रा के वैल्यू क्या होता है, गिर जाता है या बढ़ जाता है। तो याद रखिएगा, जो वैल्यू होता है वो गिर जाता है। देखिए ना, 10 रुपया में आलू खरीदे तो आप उसी 1 किलो आलू के लिए आपको 15 रुपया देना होगा, तो मूल्य गिर गया, लेकिन प्रसार बढ़ गया, हर किसी के पास पैसा आ गया। तो याद रखिएगा, मुद्रास्फीति में क्या होता है, आपके पास पैसा ज़्यादा आ जाता है लेकिन पैसा का वैल्यू गिर जाता है, हर चीज़ का दाम बढ़ जाता है। तो ये होता है मुद्रास्फीति। आप नॉर्मल याद रखिए, मुद्रास्फीति मतलब महंगाई। जब महंगाई बढ़ जाए तो उसको मुद्रास्फीति कहते हैं, ठीक है। और जब महंगाई बढ़ जाएगी, हर चीज़ महंगा हो जाएगा, पैसा का वैल्यू गिर जाएगा, 5 रुपया वाला चीज़ अब 10 रुपया में देने पड़ेगा। तो सरकार क्या करता है, इसको कम करने के लिए मौद्रिक नीति लेके आता है आरबीआई। इससे पहले हम आरबीआई को समझाए थे कि किस तरह से आरबीआई क्या करता है, रेपो रेट को बढ़ा देता है तो लोन आदमी कम ले पाता है। तो इस तरह से मौद्रिक नीति के तहत इसको मैनेज करने का कोशिश कौन करता है, आरबीआई। जब इसको मैनेज करते हैं ना तो वो कहलाता है मुद्रा अपस्फीति, डिसइन्फ्लेशन, इसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। और जब ये बढ़ जाएगा, सरकार कोशिश करेगी कम कर महंगाई, कम कर, लोग धरना प्रदर्शन करने लगते हैं कि अरे बाप रे, तेल इतना महंगा, ये उतना महंगा, वो उतना महंगा। तो सरकार बोलता है यार वोटिंग आ रहा है, कल का डेट में चुनाव आ जाएगा, हार जाएंगे। तो बोलता है आरबीआई फटाफट इस पर नियंत्रण कीजिए। तो आरबीआई के पास ऐसा चाबी है, घर बैठे घुमाता है, सब नियंत्रण हो जाता है। आरबीआई क्या करता है, रेपो रेट को क्या करेगा, बैंक को जो ऋण देता था उस पर हाई टैक्स लगा, ज़्यादा परसेंटेज लेने लगेगा कि हमको दो भाई 50% दो, 20% दो। अब डरे को, एक तो बैंक को लेने से पहले सोचेगा, और बैंक मान लो ले भी लिया तो पब्लिक उतना महंगा ऋण नहीं लेगा बैंक से, तो बैंक पब्लिक ऋण नहीं लेगा तो बैंक दे नहीं पाएगा पब्लिक को ऋण, तो लोगों के पास फिर पैसा कमी होने लगेगा, तो मुद्रास्फीति गिरने लगेगा। इसके अलावा और भी कुछ बहुत कुछ करने लगता है। बोलता है एक काम करो, प्रतिभूति बेचो, जीवन बीमा को सस्ता कर दो, बोल दो कि 5 साल में डबल कर देंगे, तो लोग फटाफट कैश भेज के क्या करता है, जीवन बीमा सब खरीद लेता है। तो उसका कैश तो लपेट लिया बैंक, अब आपके पास पैसे नहीं बचा। उसके अलावा बोलेगा अभी जमा कीजिएगा बैंक में तो 8% आपको ब्याज दे देंगे। आदमी खुश, अरे 1 लाख देंगे, 8,000 महीना आएगा, फटाफट जाके जमा कर देता है।
तो आपको पैसा किसी बहाने ले लिया। तो इस तरह से मौद्रिक नीति बना के आरबीआई इसको कंट्रोल करता है। इसको कंट्रोल करने की जो टेक्निकल वर्ड है वो कहलाता है क्या, मुद्रा अपस्फीति। आरबीआई साख नियंत्रण, साख मतलब होता है लोन, लोन देकर लोन पे कंट्रोल करके यानी लोन देना कम कर देता है, जीवन बीमा सबको सस्ता करता है, ब्याज दर को क्या करता है, बढ़ा देता है। इन तरीकों से जब मुद्रास्फीति पे नियंत्रण किया जाता है तो वो कहलाता है मुद्रा अपस्फीति या विस्फीति। तो ये दोनों टर्म साथ है, याद रखिए। मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन हो रहा है, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बढ़ गया, मुद्रा का वैल्यू गिर गया। उसके बाद याद रखिएगा मुद्रा अपस्फीति, अब महंगाई बढ़ गया, सरकार उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा तो मुद्रा अपस्फीति लगा देगा, यानी इंग्लिश में और आसान है, डिस इन्फ्लेशन, यानी कि उसको इन्फ्लेशन को कम करने की प्रक्रिया डिस इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन हो जाए तो हो ही है। अब इसे एक और सवाल बनता है कि इन्फ्लेशन में क्या होता है, यानी मुद्रास्फीति में किसको फायदा होगा, महाजन को फायदा होगा कि ऋण जो लिया उसको फायदा होगा। तो इसको पहले समझिए, दो तरह से होता है। अगर मान लीजिए मुद्रास्फीति होने से पहले आप महाजन से ऋण लिए थे 10,000, यानी मुद्रास्फीति से पहले लिए थे, अभी मुद्रास्फीति नहीं, नॉर्मल दिन चल रहा है, अभी जाके आप महाजन से 10,000 रुपया ले लिए। उसके बाद जब मुद्रास्फीति आ गया उस समय आप महाजन को दिए 10,000, तो किसको हानि हो जाएगा, महाजन को हो जाएगा। जब आप पहले ले लिए हैं तब, पहले लिए था जब नॉर्मल दिन था, कोई मुद्रास्फीति सब नहीं था, महंगाई नहीं बढ़ा था, उससे आप जाकर 10,000 ले लिए गरीबी में, उसमें सब कुछ सस्ता था। उस समय 10,000 में ना हम 10 क्विंटल गेहूं खरीद लेते थे, ठीक है, 10 क्विंटल गेहूं में कुछ और ले लेते, 10,000 में हम उसमें मान लो कि घर बना लेते थे, 10,000 में घर बन जाता था। उस समय महाजन आपको क्या, 10,000 आप महाजन से ले लिए। अब आ गया है मुद्रास्फीति, अब 10,000 में ना आधे घर बनेगा, आधा घर बन जाएगा, और आप बोलिए लीजिए महाजन जी आपका पैसा हम दे देते हैं, क्योंकि उसमें तो आपके पैसे पैसा आ जाता है, हर चीज़ महंगा हो जाता है, पैसा मार्केट में फैलल रहता है, हर किसी के पास पैसा बोलने लगता है। तो इसको महाजन को क्या हो जाएगा, घाटा हो जाएगा। कहीं वो जब 10,000 आपको दिया था उसमें महंगाई बड़ा तेज था, उसमें महंगाई नहीं था, उसमें नॉर्मल दिन था, उसमें 10,000 में वो घर बना लेता छोटा सा। और जब आप उसको दे रहे हैं 10,000, मुद्रास्फीति के समय जब महंगाई बढ़ गया है, जब वैल्यू गिर गया है मुद्रा का, तो वो आधे घर बना पाएगा, तो हानि ना हो गया उसको। तो अगर आप मुद्रास्फीति से पहले लोन लिए हैं यानी महाजन से कर्ज लिए हैं तो महाजन घाटा में रहेगा और आप आ जाइएगा मुनाफा में। क्वेश्चन पढ़िएगा पहले अच्छा सा, मुद्रास्फीति से पहले आप कर्ज लिए हैं महाजन से, तब महाजन चल जाएगा घाटा में, कहीं उस समय 10,000 का वैल्यू ज़्यादा था और आज 10,000 का वैल्यू ही नहीं है। 10,000 में आज आधे घर बनेगा, उसमें पूरा घर बन जाता था, और आप अभी उसको 10,000 दे दिए तो वो लॉस में है और आप फायदा में है। तो मुद्रास्फीति से पहले लिया गया लोन जब मुद्रास्फीति के समय दिया जाता है तब महाजन क्या होता है, हानि में चल जाता है, और जो लेनदार होता है यानी जो कर्ज लेता है वो फायदे में रहता है। लेकिन अब समझिए, आप मुद्रास्फीति के समय महाजन से 10,000 ले लिए जिसमें महंगाई बढ़ल है, लेकिन आपके पास पैसा नहीं, आप गए मुद्रास्फीति के समय महाजन से लोन ले लिए, महाजन आपको दे दिया 10,000, 10,000 में तो उस समय आधे घर बनेगा। और जब मुद्रास्फीति खत्म हो गया, जब सामान्य दिन आ गया, तो फिर बोलेगा दो रहे हमको, तो फिर जब आप उसको दीजिएगा तो वो तो पूरा घर बना लेगा 10,000 में, कहीं उसमें महंगाई कम हो गया। तो मुद्रास्फीति के समय महाजन अगर आपको ऋण देता है और मुद्रास्फीति खत्म होने के बाद अगर आप महाजन को वापस करते हैं तो आप हो जाइएगा घाटे में और महाजन रहेगा फायदे में। तो दोनों टर्म को समझिए, क्वेश्चन पूछने वाला पूछ क्या रहा है, मुद्रास्फीति के समय पूछ रहा है या मुद्रास्फीति से पहले पूछ रहा है, क्योंकि दोनों में अंतर हो जाता है। आप मुद्रास्फीति समझ गए होंगे। अब हम लोग मुद्रा संकुचन का बात करते हैं। मुद्रास्फीति को कम करने की प्रक्रिया मुद्रा अपस्फीति कहलाता है। आरबीआई इसको विभिन्न तरीकों से कंट्रोल करता है, लोन देने में कमी कर देता है, आरबीआई रुपए का रेट सस्ता कर देता है और ब्याज दर क्या करता है, बढ़ा देता है, तो लोग अपना पैसा बैंक में जमा करने लगता है। इस तरह से आरबीआई विभिन्न तरीकों से इसे कम करने का कोशिश करता है। ठीक है, अब हम लोग मुद्रा संकुचन क्या होता है। मुद्रा संकुचन याद रखिएगा, मुद्रा संकुचन, डिफ्लेशन बोला जाता है इसको, डिफ्लेशन। इसमें क्या होगा, आपके पास पैसे नहीं रहेगा, आपके पास पैसा है ही नहीं मार्केट में, आप मार्केट में घूम रहे हैं, केकरो पास पैसा नहीं, आपका पूरा मोहल्ला में सब गरीब भेल है, तो जाइएगा मार्केट में घूमिएगा, सब कुछ सस्ता दिखेगा लेकिन आप खरीद कुछ नहीं सकते हैं, क्योंकि पॉकेट में पैसा नहीं है। पैसा रहेगा तब तो खरीदिएगा। उसमें पैसे ज़्यादा था मुद्रास्फीति के समय, तो हर चीज़ को मांगो में उठा ले रहे थे। अब पैसे नहीं है तो मुंह बना के चल आइएगा।
तो जब पैसे की कमी हो जाए, पैसे की प्रसार क्या हो जाए, कम हो जाए, और पैसा कम हो जाएगा तब खरीदिएगा नहीं, और जब खरीदिएगा नहीं तो क्या हो जाएगा, पूरा मार्केट में कोई खरीदने वाला नहीं है तो सब कुछ पड़ल है। जब पड़ल रहेगा तो यार कोई खरीद ही नहीं रहा है, तो मूल्य क्या करो, कम करो, कम करो, कम कर रहा है तभी नहीं खरीदा, और कम कर दे रहा है, अब खरीद लो। तो भी आदमी कम खरीद रहा है कि पैसे नहीं है। बोलता है ना, जब पैसा रहेगा तो सब कुछ ठीक है, पैसा नहीं है तो कुछ नहीं। तो इसमें क्या होता है, मुद्रा संकुचन में मुद्रा की कमी हो जाती है। क्या हो जाती है, मुद्रा की कमी हो जाएगी। जब मुद्रा की कमी हो जाएगी तो मूल्य क्या हो जाएगा, हर वस्तु का मूल्य क्या हो जाएगा, वस्तु का मूल्य गिर जाएगा। मूल्य क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। अब कोई वस्तु खरीद ही नहीं रहा है तो उसका मूल्य क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। अब जब मूल्य गिर जाएगा और वो खरीदने वाला नहीं है, लेकिन मुद्रा संकुचन बड़ा खराब होता है। मुद्रास्फीति की अगर बात करें तो अगर मुद्रास्फीति एक सीमा तक हो तो बड़ा अच्छा होता है। इसके बाद एक वीडियो डालेंगे जिसमें हम फिलिप्स वर्ग सब के बारे में बताएंगे, फिलिप्स कर्व क्या होता है। उसमें बताया जाता है कि जब मुद्रास्फीति धीरे धीरे ऊपर जाती है तो लोगों को रोजगार मिलता है, बेरोजगारी कम हो जाती है मुद्रास्फीति के समय। लेकिन जो संकुचन जब होता है ना, साला एकदम गिरा देता है पूरा अर्थव्यवस्था को, ऐसा गिरा देता है कि लोग बेरोजगार हो जाते हैं। अभी लॉकडाउन लगा था, पहला लॉकडाउन, लोगों के पास पैसे नहीं था, उसको पेमेंट ही नहीं मिल रहा था, सब गरीब बोलता, देखे होंगे रेट भी कम हो गया था हर चीज का, लोग बेरोजगार हो गए। कैसे बेरोजगार हो जाएगा, देखिए लोग सामान खरीद ही नहीं रहा है, उसके पास पैसा है ही नहीं, क्रेता है ही नहीं मार्केट में, पैसा नहीं है तो क्रेता कोई चीज खरीद ही नहीं सकते हैं, पैसा नहीं है वस्तु खरीद ही नहीं रहा है। जब वस्तु खरीदेगा नहीं तो वस्तु का उत्पादन करने वाला जो कंपनी, जो फैक्ट्री, जो उद्योग होगा वो क्या करेगा, बोलेगा भैया वस्तु तो बिक ही नहीं रहा है, तो बेकार डेली 100 को पैकेट बना रहे, 50 को बनाओ। तो वो 50 को बनाने लगेगा, 100 की जगह क्या कर देगा, 50 बनाने लगेगा। अब जब 100, पहले 10 मजदूर कार्य कर रहा था इसके यहाँ, कहे कि 100 इसको बिस्कुट का पैकेट बनाना था, अब इसको 50 बनाना है, तो बोलेगा कल हम 10 को मजदूर रखे, 5 को से काम हो जाएगा, तो 5 को बोलेगा चल भाग घर जो, तो 5 को बचा, तो 5 लोग तो बेरोजगार हो गया। तो बेरोजगारी मुद्रा संकुचन के समय क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, मुद्रा संकुचन के समय क्या हो जाता है, बेरोजगारी बढ़ जाता है। क्या कि सब उद्योग वाला का माल ही नहीं बिकेगा, माल नहीं बिकेगा तो वो अपने गरीब होने लगेगा, तो बोलेगा क्या करो, कम करो, सब वो कम करो, जो बढ़ गया सब वो बाहर करो, बोलो बाद में आना, अभी 6 महीना का छुट्टी जाओ, 1 साल का छुट्टी पर हो। बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ ऐसा होता है। अभी लॉकडाउन जब था, एक मेरी दोस्त थी, वो एक अच्छे खासे बैंक में थी इलाहाबाद में, और जब अभी लॉकडाउन लगा तो बैंक में डूब गया, कहे कि कोई ले ही नहीं रहा था उससे लोन, बैंक डूब गया। बैंक डूब गया तो अपना कर्मचारी को क्या किया, भगाने लगा, सबको भगा दिया। बहुत सारा 60% वो कटौती कर देता है। मारुति सुजुकी जो कंपनी था, सुजुकी का, उसका क्या हुआ, कार ही नहीं बिक रहा था लॉकडाउन में, किसी के पास पैसा नहीं था खरीदने के लिए। तो मजदूर अब कितने लोग को वो बैठा के खाना खिला, मतलब बैठा के पेमेंट दे पाएगा, तो सबको क्या बोला कि जाइए भैया छुट्टी है आप लोगों का, तो बेरोजगारी बढ़ जाता है। तो मुद्रा संकुचन में क्या हो जाता है, आपके पास पैसा नहीं रहेगा, और जब पैसा नहीं रहेगा तब वस्तु को खरीद नहीं पाइएगा। जब वस्तु खरीदिएगा नहीं तो वस्तु का मूल्य गिर जाएगा, एकदम सब कुछ सस्ता मिलने लगेगा, महंगाई का नामो निशान नहीं दिखेगा। लेकिन क्या हो जाएगा, उत्पादन में कमी आने लगेगी, और जब उत्पादन में कमी होगी तो लोगों की जरूरत कम पड़ेगी और बेरोजगारी बढ़ जाएगा। तो एक दूसरे से सब रिलेटेड है। तो मुद्रा संकुचन याद रखिएगा। अब जब मुद्रा संकुचन हो जाएगा तो फिर सरकार बोलेगा ये आरबीआई सुनिए सुनिए सुनिए, ऐसा कीजिए आरबीआई, बड़ा देश में बेरोजगारी बढ़ रहा है, जल्दी जल्दी कुछ ऐसा कीजिए। अभी मोदी जी किए भी थे कुछ दिन पहले, बोलेगा एक काम कीजिए, जल्दी जल्दी आप कम में रुपया सब बैंकों को लोन दे दीजिए, और बैंकों को बोलिए वो भी कम में रेट पे सबको लोन दे दे। तो सुने होंगे, बोले जब लॉकडाउन खत्म हुआ था पहला वाला, तो मोदी जी बोले थे कि आप आसानी से सबको ऋण मिल जाएगा, कोई हो जाइए बैंक तुरंत ऋण दे देगा। तो मुद्रा संकुचन को, जब मुद्रा संकुचन की स्थिति है, इससे छुटकारा पाना है तो क्या करना है, आपको जाना है बैंक। बैंक में सरकार नियम लगाता है कि मुद्रा संकुचन को क्या करो, खत्म करो भैया, बहुत बेरोजगारी बढ़ रहा है। तो आरबीआई प्रेशर कर देता है कि सब बैंक पे जो आरबीआई रेपो रेट रहता था, रेपो रेट का एकदम कम कर देता है। जब मैंने जगह से जब बैंक पे कम दाम पे लेगा ऋण, तो दूसरे को कम में दाम पे दे देगा, तो उससे कम पे लेता है तो पब्लिक को कम पे देने लगता है। पब्लिक को कम पे मिलता है, पब्लिक दौड़ के ले लेता है, अरे भैया बड़ा कम पे मिला, लेने दो। जब वो ले लेता है फिर उसके पास पैसा आ जाएगा, फिर व्यापार बिजनेस चालू हो जाएगा। तो इस तरह से इसको नियंत्रित करता है। और कौन करता है, आरबीआई करता है मौद्रिक नीति के तहत। और वो क्या कहलाता है, वो कहता है मुद्रा संस्फीति। बोलेगा मुद्रा संकुचन को
कम करने का प्रयास क्या कहलाता है? वो कहलाता है मुद्रा संस्फीति, रिफ्लेशन। ये था डिफ्लेशन, मुद्रा संकुचन हो गया डिफ्लेशन, और अगर कम करने का कोशिश करेंगे वो कहलाता है रिफ्लेशन। अब कैसे कम करेंगे हम आपको बता दिए। अब दूसरा टॉपिक भी लेंगे, वीडियो ने तो बहुत लंबा हो जाएगा ज्यादा बोलेंगे तो। अच्छा, स्टैगफ्लेशन क्या होता है? इसी दोनों से संबंधित है। अब देखो मुद्रा स्फीति भी, महंगाई बढ़ गया है, महंगाई बढ़ गया, लोगों के पास पैसा तभी सामान नहीं खरीद रहा है। यानी कि मुद्रा स्फीति के साथ साथ अगर मुद्रा संकुचन भी आ जाए, यानी इन्फ्लेशन के साथ डिफ्लेशन भी आ जाए, तो उसे कहते हैं स्टैगफ्लेशन। एसएससी एकदम मेहरबान है स्टैगफ्लेशन पे, हर 2-4 साल पे क्वेश्चन पूछते रहता है। बिहार दरोगा भी 17 वाला मेंस में पूछा था ये क्वेश्चन कि जब मुद्रा स्फीति के साथ मुद्रा संकुचन भी आ जाए, या ऐसे पूछ दे मुद्रा स्फीति के साथ बेरोजगारी भी आ जाए, मुद्रा स्फीति के साथ मूल्य भी गिर जाए, तो क्या कहलाता है? उसे कहते हैं स्टैगफ्लेशन, जब दोनों साथे हो जाए। अब ये बड़ा टेंशन होता है सरकार को, एकरा कैसे ठीक करे। मुद्रा स्फीति होता था तो क्या करता था, ऋण फटाफट कम कर देता था देना, तो कम हो जाता था। मुद्रा संकुचन होता था, फटाफट ऋण बांट देता था, लोन आसानी से दे देता था साखुक, तो फिर कंट्रोल हो जाता है। एकदम दोनों साथ साथ होता है तो बड़ा माथापच्ची करना पड़ता है सरकार को स्टैगफ्लेशन में, ठीक है। तो जब दोनों साथ साथ हो जाए, कौन कौन? मुद्रा स्फीति और मुद्रा संकुचन, दोनों जब साथ साथ हो जाए, तो ये दोनों साथ साथ हो जाए तो ये कहलाता है स्टैगफ्लेशन। एक क्वेश्चन और पूछेगा, मुद्रा स्फीति में क्या होता है? रोजगार, एक हद तक बेरोजगारी को कम करने के लिए मुद्रा स्फीति किया जाता है। लेकिन ये भी याद रखिएगा, अगर मुद्रा स्फीति इतना अच्छा होता तो हर देश नोट छाप के गरीबी दूर कर लेता। लेकिन ज्यादा मुद्रा स्फीति, एक हद तक मुद्रा स्फीति ठीक है कि एक हद तक मुद्रा स्फीति लोगों को रोजगार देता है, लोगों के पास पैसा रहता है, व्यापार बिजनेस अच्छे से चलता है। लेकिन एक हद से ज्यादा अगर मुद्रा स्फीति हो गया कि लोगों के पास ज्यादा पैसा बढ़ गया, इसे भारत में भी 10% महंगाई है। और अभी वेनेजुएला का 1-2 साल पहले का किस्सा सुने होंगे, वेनेजुएला का 10 लाख % बढ़ गया था वहां का महंगाई। तो लोग के घर में इतना इतना पैसा लेके जाता था ना, 2 लाख रुपया तो एगो ब्रेड खरीद पाता था। ऐसा हो जाता है। तो कोई भी देश बहुत ज्यादा मुद्रा को छाप कर अपना गरीबी कम नहीं कर सकता है। वो आर्थिक पे डिपेंड करता है कि आप कितना उत्पादन और कितना निर्यात उर्यात कर रहे हो, वो अलग टॉपिक हो जाता है। बस अभी इतना याद रखना है कि मुद्रा स्फीति एक हद तक अच्छा होता है क्योंकि रोजगार सृजन होता है। लेकिन एक हद से ज्यादा अगर मुद्रा स्फीति हो जाएगी, एक हद से ज्यादा अगर इन्फ्लेशन हो जाएगा यानी महंगाई बढ़ जाएगी, तो वो सबसे घातक हो जाता है। इसका एग्जाम्पल वेनेजुएला है। 10 लाख % महंगाई बढ़ गया, इतना पैसा लेके जाइएगा 2 लाख, तो एगो ब्रेड खरीद के आइएगा। एगो इतना टमाटर खरीदने के लिए इतना पैसा लेके जाना पड़ता है। तो कोई देश नोट छाप के अमीर नहीं हो सकता, ये भी याद रखना है। इसीलिए आरबीआई नोट कम छापने का प्रयास करता है और सोचता है बस मौद्रिक नीति के तहत इसी को मैनेज करते रहें। मांग और पूर्ति आप लोग सब समझते होंगे। मांग और पूर्ति क्या है? जिस चीज की मार्केट में मांग होगी। अब देखिए, मान लीजिए कि आप एगो बिस्किट बनाए, बिस्किट बना दिए, ठीक है। और ये जो बिस्किट है, बिस्किट का क्या खासियत है? ये बिस्किट की मांग अगर ज्यादा रहेगी मार्केट में तो उसकी पूर्ति भी होगी। तो जितना ज्यादा मांग होता है उतनी ज्यादा पूर्ति, और मांग ही नहीं रहेगा, डिमांड ही नहीं रहेगा, तो सप्लाई क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। डिमांड है तो सप्लाई भी बढ़ जाएगा, यानी मांग है तो पूर्ति भी बढ़ जाएगा। कि जाना भैया ये एरिया में इतना खर्च है, तो फटाफट 4 कंपनी और लग जाएगा कि अरे ये वो कंपनी नहीं कर पा रहे, और 2-3 को चलो उस ओर, तो फटाफट आके मांग को पूरा करने में लग जाता है। बेनिफिट हो रहा है। और जब मांग ही नहीं रहेगा, थोक पड़ा है, कोई ले ही नहीं रहा है, तो क्या हो जाएगा? मांग, डिमांड कम है तो सप्लाई भी कम हो जाएगा। मांग और सप्लाई से एक चीज याद रखिएगा, जब किसी चीज का मांग बढ़ता है, मांग अगर क्या हो जाएगा? मांग अगर क्या होता है? डिमांड अगर अप होता है, मांग बढ़ेगा नौकर, तो मूल्य भी बढ़ जाएगा। अब ऐसे समझो, 10 केजी किसी के पास टमाटर है मार्केट में, एगो व्यापारी है उसके पास, उसी के पास खाली 10 केजी टमाटर है, लेने वाला 100 गो है। सब जाएगा कि भैया हमको दे दो, भैया हमको दे दो, भैया हमको दे दो। टमाटर वाला बस ससुरा बड़ा तेज था, बोला अरे भैया इतना आदमी है, रेटे बढ़ा दो। तो टमाटर क्या बोलेगा? 10 किलो टमाटर बोलेगा 50 रुपये केजी बेचेंगे। फिर भी सब लेगा, क्या कि यही एगो व्यापारी है और 10 किलो टमाटर मार्केट में 100 को लेने वाला है, तो फटाफट आदमी फिर भी ले लेगा। तो किसी चीज का मांग अगर है और उसका पूर्ति नहीं हो पा रहा है ठीक से, तो क्या हो जाएगा? मूल्य बढ़ जाएगा। मांग बढ़ जाएगा और पूर्ति कम है तो मूल्य बढ़ जाएगा, और मांग नहीं है तो मूल्य क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। 100 केजी टमाटर है, लेने वाला 50 गो आदमी है, जान रहा है कोई लेगा नहीं, सस्ता दाम में करो, सस्ता में शायद बिक जाए, तो सस्ता करके बेचने लगता है। सब्जी मार्केट में देखते हैं जब रात हो जाता है सब्जी मार्केट में,
बहुत कोई रात में जाता है सब्जी खरीदने, सोचता है रात हो गया है, बच्चल होगा, कोई लेने वाला नहीं होगा, सस्ता पे देगा, बस वही हाल है यहाँ भी। और दोपहर में देखता है ढेर लेने वाला आ रहा है तो रेटवा हाई करके रखता है। तो मांग ज़्यादा रहेगा, आदमी ज़्यादा लेने वाला है तो रेट क्या कर देगा, हाई कर देगा। जब आदमी कम रहेगा लेने वाला और पूरा वहाँ पर पड़ल है इतना इतना माल, उसको बेचना है सबको, तो मूल्य गिर जाएगा। तो मांग और पूर्ति समझ गए होंगे। गिफिन वस्तुएं क्या होती है, इसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। गिफिन वस्तुएं दे देगा, गिफिन वस्तुएं 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कौन गिफिन वस्तुएं नहीं है। तो अभी जो मांग और जो पढ़ रहे थे, मांग बढ़ेगा तो क्या होगा, मांग बढ़ेगा तो मूल्य बढ़ जाएगा, मांग बढ़ेगा पूर्ति कम रहेगा तो मूल्य बढ़ जाएगा। तो कुछ वस्तुएं ऐसा होता है जिसका जब मूल्य बढ़ जाता है ना, ज्यादातर क्या होता है कि मूल्य अगर बढ़ा, अगर मूल्य किसी चीज का बढ़ जाता है तो मांग कम हो जाता है। कहीं बहुत हाई टाइम मूल्य हो गया तो लोग बोलेगा आप नहीं खरीदेंगे, छोड़ दो। तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि मूल्य अगर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा तो मांग क्या हो जाएगा, कम होने लगेगा। दोनों अलग अलग था, उसमें थोड़ा अलग तरह से समझिएगा, इसमें थोड़ा अलग तरह से समझिएगा। अगर किसी चीज का मूल्य क्या हो गया, बढ़ गया, तो लोग क्या करेगा, 100 पहले 10 रुपया में 1 केजी टमाटर था, अब 100 रुपये केजी टमाटर हो गया, तो मूल्य बढ़ गया, तो इसका मांग क्या हो जाएगा। अब किसी के पास उतना औकात थोड़ी ना, बहुत कोई नहीं खरीदेगा, तो इसका क्या हो जाएगा, मांग कम हो जाएगा। लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसा होता है जिसपे मूल्य बढ़े तो और ज्यादा बढ़ जाता है बिक्री, उसी को गिफिन वस्तुएं बोलते हैं। कि मूल्य बढ़ने के बाद जहां मांग क्या हो जा रहा था, कम हो जा रहा था, मूल्य बढ़ने के बाद जब मांग कम हो जाएगा, जैसे 10 रुपये के जी टमाटर था, सब ले रहा था, 100 रुपये के जी हो गया, बहुत कम लोग लेगा। लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसा होता है जिसको गिफिन वस्तुएं बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि मूल्य तो बढ़ रहा है लेकिन उसका मांग और बढ़ जाता है। ये बहुत खतरनाक है वस्तु, बाप रे, मूल्य बढ़ रहा है तो अभी होकर मांग बढ़ तो माथा पर चढ़ जाएगा सबका। इसका एग्जांपल है, ले लेते हैं ब्रेड ले लो, चावल, निम्न स्तर की जो भी वस्तुएं हैं जिसका हम लोग को डेली जरूरत है, जैसे ब्रेड या रोटी ले लो, रोटी, इसका क्या, सभी को हर दिन जरूरत है। पहले आपके पास 100 रुपया था, ठीक है, तो आप 50 रुपया का ब्रेड ले लेते थे और 50 रुपया का ले लेते थे चिकन, और रोटी और चिकन दबा के खा लेते थे। अब क्या हुआ कि ब्रेड का मूल्य हो गया 70 रुपया, ले बढ़ गया 30 रुपया। अब आपके पास 30 रुपया का, 70 रुपया का तो ब्रेड हो जाएगा, 30 रुपया आपके पास बचेगा। और अब 30 रुपया में तो आपको चिकन मिलेगा ना, चिकन 50 रुपया से कम का मार्केट में है नहीं। आप सोचिएगा यार ससुरा चिकन तो होगा नहीं हमसे, तो एक काम करो, का ब्रेड भी और ले लो, एक दिन चिकन नहीं खाएंगे लेकिन पेट भरना जरूरी है, तो बोलेगा कि हम चिकन, आज हम चिकन नहीं लेते हैं, 30 रुपया का और ब्रेड ले लेगा, कि मूलभूत जरूरी है, रोटी रहेगा तो नमक रोटी खा लेगा, ब्रेड रहेगा तो और क्या करता है, ब्रेडे और आधा वो ले लेता है, तो 100 का 100 रुपया का ब्रेडे खरीद लिया। तो देखो मूल्य बढ़ा और मांग बढ़ी है। कुछ ही वस्तुएं ऐसा होता है जो गिफिन वस्तुएं के श्रेणी में आता है, ब्रेड, चावल, जौ, गेहूं, ये सब गिफिन वस्तुएं होता है जिसमें क्या होता है, मूल्य में वृद्धि होता है तो उसकी मांग और बढ़ जाता है। ऐसी वस्तुएं गिफिन वस्तुएं कहलाता है, ठीक है, याद रखिएगा ये बात। मांग और पूर्ति समझ गए क्या, मूल्य, मांग अगर ज्यादा रहेगा पूर्ति कम होगा, मांग ज्यादा पूर्ति कम, तो क्या हो जाएगा, मूल्य बढ़ जाएगा। ले ऑफ क्या होता है, ले ऑफ एक्चुअली यहीं पे हम लोग पढ़ लेते हैं तो अच्छा रहता है। मुद्रा संकुचन के समय ही, जब मुद्रा संकुचन होता है तो उसमें बताए थे मुद्रा संकुचन यानी डिफ्लेशन होगा तो क्या होता था, कंपनी में उत्पादन कम हो जाएगा, तो उत्पादन कम, कंपनी अपना उत्पादन कम कर देता है, मार्केट में कोई खरीदने वाला नहीं रहता है, तो उसका बहुत सारा 50 आदमी का जरूरत है तो 100 आदमी क्या करेगा, कि उत्पादन कम हो चुका है तो उसको ज़्यादा कारीगर का जरूरत नहीं पड़ता है, तो 50 को छुट्टी दे देता है। तो मुद्रा संकुचन के समय जिन लोगों को कारखानों से निकाल देता है, मतलब चल हो गया तो कम, बाद में ये भी जरूरतें नहीं है तो चल निकल, तो उसको बोलते हैं ले ऑफ कर देना। अभी कोरोना के समय में ना बड़ा ज्यादा ले ऑफ हुआ है, निकाल के भगा दिया सबको, बोला कि जरूरतें नहीं है, तेरा बिजनेस हो ही नहीं रहा है, तुम लोग को हम कहां से पेमेंट दे पाएंगे, इसे बोलते हैं ले ऑफ। तो बोलेगा ले ऑफ क्या होता है, तो बोलेगा मुद्रा संकुचन के समय जब मंदी आ जाता है और उद्योग धंधा के उत्पादित माल लोग खरीद नहीं पाते हैं, अर्थात उत्पादन निम्न हो जाता है, और उत्पादन निम्न होने के कारण लोगों को जरूरत कम हो जाता है। 100 लोग काम कर रहे थे, 100 ब्रेड बना रहे थे, अब 50 को ब्रेड बनाना है, 100 लोग को जरूरत नहीं है, 50 लोग को निकाल कंपनी भगा देगा, तो वो कहलाता है ले ऑफ। क्या बोलेंगे, ले ऑफ। अब दूसरा समझते हैं व्यापार संतुलन, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बैलेंस ऑफ ट्रेड।
बैलेंस ऑफ ट्रेड से सीधे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि बैलेंस ऑफ ट्रेड अगर निर्यात ज्यादा कर रहा है तो बैलेंस ऑफ ट्रेड किसके पक्ष में है, और जो देश आयात ज्यादा कर रहा है तो बैलेंस ऑफ ट्रेड केकरा साथ है, व्यापार संतुलन केकर पक्ष में रहेगा। तो आपको याद रखिएगा, मान लीजिए कि इद्दू व तराजू है, ठीक है, एगो इधर लग लेते हैं निर्यात वस्तु है, इधर लिख लेते हैं आयात। आयात निर्यात समझते हैं ना, निर्यात मतलब एक्सपोर्ट, आयात मतलब इंपोर्ट। जब हम लोग अपने देश के उत्पादित माल विदेश में बेचेंगे तो क्या होगा, पैसा ढेर कमाएंगे। अपना देश में बना रहे विदेश में जाके बेच दे रहे हैं, यानी हमारा माल का विदेश में मांग है, तब तो हम विदेश जा पा रहे हैं, विदेश में जाकर बेच देंगे। तो जो देश ज्यादा निर्यात करेगा उसको ज्यादा विदेशी मुद्रा प्राप्त होगा। तो जब निर्यात अधिक होगा तो व्यापार संतुलन क्या होगा, व्यापार संतुलन। निर्यात अधिक करेंगे और आयात हम विदेशों से माल कम मंगाएंगे, विदेशों से हम बहुत कम माल बनाएंगे, सब अपने देश में बना लेंगे और अपन देश के माल को विदेश में खूब बेचेंगे। तो यानी कि एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे और इंपोर्ट कम करेंगे। तो व्यापार संतुलन किसके पक्ष में, मेरे पक्ष में। कोई देश अगर निर्यात ज्यादा करता है और आयात कम करता है तो वह देश बेनिफिट में होगा। जितने विकसित देश हैं, अमेरिका का है, आयात इंपोर्ट बड़ा कम करता है और निर्यात जम के, एक्सपोर्ट जम के करता है। चाइना को देखो, 80% हमारा यहाँ बेचता है, हमारे यहाँ से 20% लेता है। तो ये देश, जो देश निर्यात ज्यादा और आयात कम करता है वो देश मुनाफा में रहता है। व्यापार संतुलन किस देश के पक्ष में रहेगा, जो देश निर्यात एक्सपोर्ट ज्यादा करेगा, इंपोर्ट कम करेगा, व्यापार संतुलन उसके पक्ष में रहेगा। और बोलते हैं व्यापार संतुलन के, आयात निर्यात अगर बराबर हो तो व्यापार क्या होगा, संतुलन होगा। आयात भी बराबर कर रहे हैं, 50 रुपया बाहर से कमा रहे हैं, 50 रुपया बाहर वाला हमारे देश से कमा के चल जा रहा है, तो ये व्यापार संतुलन है। लेकिन हम बाहर से कमा रहे हैं 25 रुपया, हमारा यहाँ से कमा के चल जा रहा है 75 रुपया, तो हम घाटा में और वो जो कमा के गया वो बेनिफिट में। हम दूसरा यहाँ से 75 रुपया कमा के गए, वो हमारे यहाँ से 25 रुपया कमा के गया, तो वो देश घाटा में, हम फायदा में। बस ये व्यापार संतुलन। अब अवमूल्यन क्या होता है, विमुद्रीकरण क्या होता है। अवमूल्यन कुछ नहीं है। अवमूल्यन में क्या होता है, देखो, अवमूल्यन को समझने से पहले दो चीज समझना होगा। मुद्रा का वैल्यू, किसी भी देश का मुद्रा, देश का क्या होता है, हर देश का क्या होता है, मुद्रा होता है। हर देश का मुद्रा का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, ये इंपॉर्टेंट है। किसी देश का मुद्रा का वैल्यू किस पर निर्भर करता है। तो मुद्रा का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, किसी देश का मुद्रा का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है कि विश्व अर्थव्यवस्था में आप कितना ज्यादा एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, आपका विश्व व्यापार में कितना का हिस्सेदार है। जो देश का विश्व व्यापार समझते हैं वैश्वीकरण, हर देश दूसरे देश के साथ संबंध बनाता है, व्यापार करता है। तो ये देश, अभी निर्यात के बारे में पढ़ रहे थे कि जो देश निर्यात यानी एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहा है, विश्व व्यापार में उसका हिस्सेदारी ज्यादा है, उसका क्या हो जाएगा, जो मुद्रा का वैल्यू होगा, मनी का वैल्यू होगा, ज्यादा हो जाएगा। और जो देश बकलोल है, खाली आयातें कर रहा है, विश्व व्यापार में उसका कोई हिस्सेदारी नहीं है, तो वो देश क्या हो जाएगा, उसका मुद्रा का वैल्यू नहीं रहेगा। अब देखिए डॉलर का वैल्यू कितना ज्यादा है, कहे कि अमेरिकी डॉलर का बात करें, अमेरिकी डॉलर हर जगह फटाफट, अमेरिका सब चीज में आगे है, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है, खूब कमा रहा है एकदम। विश्व व्यापार में 20% का इकल्ले का हिस्सेदारी रखता है अमेरिका, तो उसका डॉलर का वैल्यू ज्यादा है। अरे वो हमारा रुपया दीजिए, हम लोग विश्व व्यापार में 2-3% का हकदार है। कुल अगर वस्तु को रख दे तो 2-3% भारतीय वस्तु विश्व व्यापार में बिकता है, बाकी 20% है कर, और वो एक रास्ते मनी कम चाइना रहता है अमेरिका से। तो विश्व व्यापार में अमेरिका चाइना का क्या है, बहुत ज़्यादा प्रभाव है। ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, इन लोगों का भी बहुत प्रभाव है। हम ही लोग 2-3% पे। इसीलिए $1 बराबर कितना होता है, 70 रुपया। हमको अगर $1 लेना होगा ना अमेरिका से, तो हमको 70 रुपया देना होगा। तो मुद्रा का वैल्यू निर्भर करता है कि आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कितना हिस्सेदारी रखते हैं। तो ये तो हो गया आपका मुद्रा का वैल्यू जो अर्थव्यवस्था के तौर पर निर्धारित होता है। अब कभी कभी कोई देश क्या करता है, जानबूझकर क्या करता है, अपना देश का मुद्रा का वैल्यू गिरा देता है। मान लो पहले $1 बराबर 70 रुपया था, अब इस देश वाला क्या बोलेगा, सुनिए ना, अब $1 बराबर ना 80 रुपया, यानी अब आपको $1, यानी जान के अपना मुद्रा का वैल्यू ज्यादा अंक दिख रहा है, लेकिन मुद्रा का वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया। कहीं पहले 17 रुपया में $1 दे देता था, अब $1 लेने के लिए 80 रुपया हमको देना पड़ेगा। तो जानबूझकर जब कोई देश अपना मुद्रा का मूल्य गिरा दे, उसे अवमूल्यन कहते हैं।
और क्यों गिराता है? भारत में अब तक कितना बार गिराया? तो 1946 में, एक बार 1966 में, एक बार 1991 में, एकदम तो भयानक गिरा दिया था अपना वैल्यू मुद्रा का। 90 सबसे, ये भी क्वेश्चन बनता है सबसे ज़्यादा अपना मूल्य कब गिराया था? 1991 में सबसे ज़्यादा मूल्य गिरा दिया था। अब देखो गिराने से क्या फायदा होता है, अब देखिए इसको समझिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले अगर मान लो कि अमेरिका भारत से 1 केजी चावल लेता था, भारत में कोई 1 केजी चावल था वो 70 रुपये केजी था। अमेरिका $1 लेता था, $1 में 1 केजी चावल खरीद लेता था, ठीक है, क्या कि उसमें $1 बराबर 70 रुपया था। अब भारत बोला कि देखिए $1 बराबर 80 रुपया कर दिए, तो अब इसको 1 केजी चावल खरीदने के बाद भी 10 रुपया बच जाएगा। $1 बराबर 80 रुपया हो गया है और 70 रुपये केजी था। पहले $1 70 रुपया बराबर था, 70 रुपये केजी। भारत में मान लो कि कोई बासमती चावल है 70 रुपये केजी था। अब डॉलर क्या कर दिया, भारत अपना मूल्य और गिरा दिया, बोला लो हम और गिर गए, बकलोल थे और बकलोल बन जाते हैं, तो 10 रुपये और गिरा दिया। तब 80 पे आ गया तो बोला 1 केजी तो चावल हो गया 17 रुपये में, $1 में तो और 10 रुपया बचले है, तो बोलेगा एक काम करो 10 रुपया का और चावल बढ़ा दो। तो अब मान लो कि 1.1 कुछ हो जाएगा, तो 1.12। अब क्या हो गया, इतना आपका बेनिफिट हो गया, 10 रुपया का मुनाफा हो रहा है हर चीज़ में इसको। तो बोलेगा अरे भाई अभी भारत पगला गया है, हर चीज़ का अपना अपना वस्तु का मूल्य क्या कर दिया, सस्ता कर दिया, तो फटाफट जाओ उससे जो जहां वो बेच रहा है सब खरीद लो। तो अब अमेरिका वाला क्या करेगा, सब भारत से खरीदना चाहिए, काहे कि भारत अपना मुद्रा का मूल्य गिरा दिया। पहले वो $1 में 1 केजी चावल खरीदता था, अब $1 में 1.25 केजी से कम चावल खरीद लेता है, तब उसको बेनिफिट हो रहा है। तो बोलेगा जाओ अभी भारत थोड़ा पागल हो गया, सब खरीद के लेके चला। अब भारत तो अलग दिमाग ला के बैठल है कि तुम खरीदो ना, मेरे यहाँ एक्सेस है इसीलिए हम बेच रहे हैं। तो इससे क्या हो गया कि भारत जो एक्सपोर्ट कर रहा था वो एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, क्या कि बउआ क्या आएगा कि सब खरीद लो, भारत अभी शक पका गया, वो पगला गया, तो आएगा फटाफट खरीदने लगेगा। तो भारत का निर्यात क्या हो जाएगा, निर्यात इंक्रीज हो जाएगा, निर्यात बढ़ जाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू गिर गया है मुद्रा का। तो हर देश सोचेगा कि भारत का मूल्य गिरल है, चलो जो खरीदना है खरीद लो। तो इस तरह से निर्यात को बढ़ाने के लिए और अपने प्रोडक्ट को विश्व में बेचने के लिए कभी कभी जानबूझकर कोई देश अपना मूल्य, मुद्रा का मूल्य को गिरा देता है, वो अवमूल्यन कहलाता है। क्या, डीवैल्यूएशन, अपना पैसा क्या कर दिया, डीवैल्यू कर दिया, गिरा दिया अपना पैसा का वैल्यू। जब गिरा देगा तो हर चीज उसका मार्केट में क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा, तो हर देश फटाफट वो चीज खरीद के अपना यहाँ रख लेगा कि अभी सस्ता दे रहा है, खरीद लो। हम लोग भी मार्केट जाते हैं और मान लो जो 50 रुपये केजी आम देता है और हम लोग को लगता है अरे भाई तो 35 रुपये केजी दे रहा है, तो क्या करते हैं 2 केजी ले लेते हैं। उसी तरह ये लोग लगता है भारत का मुद्रा का मूल्य गिरा है, जाओ जल्दी जल्दी जो दे रहा है लूट लो, तो ये लोग फटाफट खरीदने लगता है भारतीय माल को। तो इससे भारत की निर्यात, एक्सपोर्ट जो भारत करता है, एक्सपोर्ट का मांग बढ़ जाता है, जिससे एक्सपोर्ट बढ़ जाता है। तो जानबूझकर जब अपना मुद्रा का मूल्य गिरा दिया जाए तो वो कहलाता है अवमूल्यन। अब कभी कभी कोई देश क्या करता है कि अगर मान लो कि इसका चीज का बहुत ज्यादा मांग है और वो पूर्ति नहीं कर पा रहा है, तो बोलता है सुनिए हम अपना $1 बराबर 10 रुपये मूल्य गिरा दिए थे, तो अवमूल्यन था, अब बोलेगा 70 था, हम 60 रुपये कर दिए, ले बढ़ा दिए अपना मूल्य। जब अपना मूल्य बढ़ा दिए, अब मूल्य बढ़ा देगा, बोलेगा हम $1 दीजिएगा तो हम 60 रुपये का वैल्यू देंगे, भैया व्यापार करना है कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए। तो अब 1 केजी $1 में चावल होता था, अब और कम में 900 ग्राम हो जाएगा लगभग, तनिक 900 ग्राम से इधर उधर। तो हर देश क्या करेगा, बोलेगा नहीं करेंगे इसके साथ व्यापार, बहुत गड़बड़ा रहा है, ये तेज बन रहा है। तो व्यापार, निर्यात को अगर कम करना होता है तो वो क्या करता है, अधिमूल्यन कर देता है, यानी अपना मुद्रा का मूल्य जानबूझकर बढ़ा देता है कि हम भी अब औकात वाला हो गए। सब बोलता है अच्छा नहीं करेंगे थोड़ा सा व्यापार। और जब उसको लगता है कि हमको इससे क्या हो जाता है, एक्सपोर्ट कम हो जाता है। एक्सपोर्ट कम करना हो तो अधिमूल्यन, एक्सपोर्ट बढ़ाना हो तो अवमूल्यन, डीवैल्यूएशन। ठीक है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं डीमोनेटाइजेशन के बारे में। सब तो आप जानते हैं विमुद्रीकरण क्या है, हाल ही में 8 नवंबर 2016 को शायद हुआ था। ठीक है, इसमें क्या कहता है कि पुराने प्रचलित मुद्रा को बंद कर देता है। तो पुराने प्रचलित मुद्रा को बंद कर देना क्या कहता है, विमुद्रीकरण। और विमुद्रीकरण की तरह पुरानी मुद्रा को तो बंद कर ही देता है, नई मुद्रा भी चला देता है।
और बाद में दो बार 1948 में एक बार हुआ था, एक बार बीच में और हुआ था, और एक बार 2016 8 नवंबर 2016 को हुआ था। उसमें 1500 के नोट 2016 में बंद कर दिए गए थे। तो प्रचलित मुद्रा को बंद कर नए मुद्रा चलाने की जो प्रक्रिया है वो डिमोनेटाइजेशन कहलाता है, या उसको हम लोग विमुद्रीकरण कहते हैं। हॉट मनी, दुर्लभ मनी और सुलभ मनी एक ही बात में समझ जाओ। हॉट मनी और हार्ड मनी लगभग एक ही होता है। ऐसा मनी जिसमें पलायन की क्षमता ज़्यादा हो, हर देश उसको क्या एक्सेप्ट कर ले, वो हॉट मनी कहलाता है। इसमें पलायन की ज़्यादा हो, तरलता ज़्यादा हो, पलायन की क्षमता ज़्यादा हो, वो कहलाता है हॉट मनी। दुर्लभ मनी क्या होता है, इसको बोलते हैं हार्ड मनी। हर देश जिस मुद्रा को प्राप्त करना चाहता हो, अब हर देश उसको प्राप्त करना चाहे किसी चीज़ को, मान लो कि कोई चीज़ इतना को है और इसको क्या कर रहा है, हर देश वाला इसको प्राप्त करना चाह रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। हर देश वाला इसको प्राप्त करना चाह रहा है तो इसका कमी हो जाएगा। जब इसका कमी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू बढ़ल रहेगा, तो आम आदमी के पकड़ से भाग जाएगा कि फटाफट ये तो आता है, सब इसको खरीद लेता है। तो ऐसा मुद्रा जिसका मांग ज्यादा हो और पूर्ति कम हो पा रहा हो, वो कहलाता है हार्ड मनी। क्या, हार्ड मनी या दुर्लभ मुद्रा। जितना हार्ड मनी है ना सब अच्छा वाला, डॉलर हार्ड मनी, यूरो हार्ड मनी, जापान का येन हार्ड मनी, कनाडियन डॉलर हार्ड मनी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर हार्ड मनी। जो भी अच्छा मुद्रा है जिसका लोग मांग करते हैं, जिसका विश्व व्यापार में बहुत ज़्यादा पकड़ है, जिसका ऊपर नीचे कम होता है, लोग उस पर पैसा लगा देते हैं कि नहीं इस पर लगाओ, कम बेसी होने वाला नहीं है। तो ऐसा मुद्रा जिसका मांग हमेशा रहता है, हर लोग उसको प्राप्त करना चाहता है, वो कहलाता है हार्ड मनी। और सुलभ मुद्रा जगह कोई पाना नहीं चाहता, ऐसे मार्केट में जिसका क्या रुपया लीजिएगा, ले लीजिए, इतना है मेरे पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। तो ऐसा मुद्रा जो आसानी से मिल जाए, सुलभ मनी। भारत का रुपया ले लो भी सुलभ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाओ तो 3 देशी का मांग रहता है। भारत में रुपया है, पाकिस्तान में, श्रीलंका में, ये 2-3 देश मांग करता है रुपया का, बाकी तो कोई लेना नहीं चाहता है। तो ये आसानी से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त हो जाता है। तो ऐसी मुद्रा जो आसानी से प्राप्त हो जाए, सुलभ मुद्रा, जिसको प्राप्त करना हार्ड हो, जैसे डॉलर उलर, इतना ज़्यादा मांग है कि पूर्ति नहीं हो पाता है, तो वो हार्ड हो गया। और हार्ड और हॉट एक ही होता है लगभग। हॉट मुद्रा में भी वही डॉलर यूरो सब आता है, और हार्ड मुद्रा में भी वही आता है। अब हम लोग समझते हैं निवेश क्या होता है, विनिवेश क्या होता है, और डंपिंग क्या होता है। तो निवेश मतलब सीधा है कि हम लोग जब पूंजी कहीं लगाते हैं, कोई व्यापार, मान लो राम, सोहन, मोहन मिलके कोई व्यापार चालू कर दिया। 4 गो दोस्त था, कौन था, राम था, सोहन था, श्याम था, और क्या है वो नाम, सुमित था। ठीक है, 4 दोस्त मिलकर एक व्यापार चालू कर लिया। सबका कितना, 25 लाख 25 लाख 25 लाख 25 लाख 25 लाख मिला के एक पूंजी स्टार्ट किया ताकि इसे मुनाफा कमाया जाए। तो जब ये पांचों इसमें पूंजी इन्वेस्ट करेगा तो ये निवेश कहलाएगा। यानी पूंजी जब लगा रहा है तो वो क्या कहलाएगा, निवेश कहलाएगा। और जब इसमें से एगो दोस्त, काहे कि कोई निवेश क्यों करता है, बेनिफिट कमाने के लिए। बाहर में विदेश से कंपनियां आती है, पूंजी निवेश करती है, बाद में फैक्ट्री डालेंगे, कुछ बेनिफिट भारत को भी हो जाता है, कुछ उनको भी हो जाता है। तो निवेश का उद्देश्य लाभ कमाना होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मान लो कि राम को लगा ना कि यार ये बिजनेस हमको जम नहीं रहा है, तो हम क्या करते हैं, तो हम 25% 25 लाख सब मिलाया था, तो सबका शेयर भी 25 का था। तो बोलते हैं काम करते हैं ना, अपना शेयर ना बेच देते हैं, 10% हम बेच देते हैं, 10% किसी और को दे देते हैं। तो एक नया लड़का आ जाएगा, मान लो नया लड़का विवेक आ जाएगा, एक नया लड़का आ गया, बोलेगा कि भैया तुम 10% ले लो, 10% भाग ले लो और तुम भी इसमें शामिल हो जाओ। यानी ये अपना पूंजी क्या कर रहा है, 10% पूंजी निकालना चाहता है। क्योंकि विवेक जब भी 10% लेगा तो 10% का पैसा इसको देगा राम को। तो जब पूंजी कोई अपना निकालना चाहता है तो वो करता है विनिवेश। पूंजी देखो इंग्लिश में बहुत अच्छा है, डिसइन्वेस्टमेंट, यानी पूंजी को निकालना डिसइन्वेस्टमेंट, अब पूंजी डालना इन्वेस्टमेंट। बस यही है। सरकारी अभी भारत में देखो बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, विनिवेश। अभी रेलवे में देखो विनिवेश कर रहा है सरकार, क्या कर रहा है, अपना पैसा निकाल रहा है, प्राइवेट को घुसा रहा है उसमें, तो वो भी विनिवेश आता है। अभी तो बहुत सारी कंपनियों को विनिवेश किया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो ये होता है विनिवेश। अब समझते हैं डंपिंग क्या होता है। कभी कभी क्या होता है कि कोई देश अपने सामान को बहुत कम मूल्य पर दूसरे देश में बेचने लगता है। कोई सामान था, मान लो एक बिस्किट का पैकेट था, वो 30 रुपया का पैकेट था। अमेरिका को लगा कि हम ना, मेरे यहाँ ना बिस्किट का पैकेट बहुत ज़्यादा हो गया है,
इसको विदेश में हमको बेचना पड़ेगा, सर उड़ जाएगा नहीं तो 6-7 महीना के बाद। तो ये क्या करेगा कि अपन 30 रुपया दाम था, कम में दाम पे 25 रुपया में, 25 रुपया से भी कम कर देगा। भारत आएगा, सोचेगा ये वाला बिस्कुट, इस तरह का बिस्कुट का भारत में कीमत कितना है, देखेगा 30 रुपया भारत में भी है, तो बोलेगा अच्छा 30 रुपया भारत में है, एक काम करो 20 रुपया कर दो इसका पूंजी। यानी कि बहुत कम लाग, बहुत कम मूल्य पर जब वो अपनी वस्तुओं को किसी देश में बेचने लगे तो क्या कहलाता है, डंपिंग। डंपिंग के 2 उद्देश्य होते हैं, एक तो होता है कि प्रतिस्पर्धा को भी कम करने के लिए डंपिंग किया जाता है, और एक होता है कि अपने माल को जो बच गया माल उसको किसी तरह खपा दो नहीं तो बर्बाद हो जाएगा, इसलिए भी डंपिंग किया जाता है। अब मान लो कि इसके यहाँ बिस्किट था, बहुत ज़्यादा अधिशेष बच गया था, सोचा सस्ता उस्ता हम किसको दे दो, भारत को दे दो, तो 20 रुपया में आगे बेच देगा। यानी बहुत कम मूल्य पे जब यहाँ आके बेच दिया तो क्या कहलाता है, डंपिंग। जब कोई देश अपने उत्पादित माल बहुत कम मूल्य पे किसी दूसरे देश में बेच दे वो कहलाता है डंपिंग। इसके 2 उद्देश्य होते हैं, एक तो अपने माल को सधाना किसी तरह कि किसी तरह निकल जाए नहीं तो सरूर के बर्बाद हो जाएगा। दूसरा होता है कि मान लो यहाँ एक फ्रांसीसी कंपनी था, वो भी यहाँ क्या कर रहा था, 30 रुपया में कोई बिस्किट बेच रहा था, सेम ही बिस्किट था, तो बोलेगा साला हम भी 30 वो भी 30, अच्छा एक काम करो इसको यहां से निकाल के पहले भगा देते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, मूल्य बढ़ा देंगे। तो बोलेगा सेम ही बिस्किट है, हम यहाँ पे 20 रुपया में बेचेंगे, शुरू में हमें मुनाफा नहीं कमाएंगे। तो आएगा भारत में 20 रुपया में बिस्किट बेचने लगेगा। अब कोई फ्रांस वाला बिस्किट नहीं लेगा, कहीं 10 रुपया ज़्यादा था फ्रांस वाला बिस्किट का, तो फ्रांस वाला बिस्किट नहीं लगा, 20 रुपया वाला बिस्किट बिकने लगेगा। तो एक तो होता है कि प्रतिस्पर्धा को कम करने के लिए फ्रांस को निकाल के फेंक दिया, अब उसका कोई बिस्किट नहीं लेगा, फ्रांस अपना बढ़िया बिस्तर समेट के चल जाएगा, अब इसका एक अधिकार हो जाएगा। तो 2-3 बहुत सारे इसके उद्देश्य होते हैं, मुख्य 2 उद्देश्य होते हैं, एक तो होता है अपने यहाँ के माल को किसी तरह सधा देना दूसरे यहाँ, और एक होता है कि प्रतिस्पर्धा को कम कर देना, ये कहलाता है हमारा डंपिंग। इस सबसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ जाता है, परिभाषा ही है, इसी से क्वेश्चन पूछ देंगे। टॉलविन कर क्या होता है, टॉलविन कर क्या होता है, अगर आपके यहाँ विदेशी वस्तु बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, यानी आपके यहाँ इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इंपोर्ट को कम करने के लिए टॉलविन, नोबेल शास्त्री थे, नोबेल पुरस्कार उनको मिला था, वो नाम था टॉबिन, वही टॉबिन टैक्स दिए थे। टॉबिन टैक्स के तहत अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा आ रहा है मार्केट में, ऐसे समझो कि 70 रुपया में कोई चीज़ आ रहा था, ठीक है, और भारत में वो 70 रुपया में बिक रहा था, और भारतीय बाजार में 80 रुपया में, मान लो कि बिस्किट का ही एक पैकेट ले लेते हैं, एक बिस्किट का पैकेट था, ठीक है, वो 70 रुपया मिलता था, ठीक है, वही बिस्किट का जो पैकेट था वो भारत में 80 रुपया में बिकता था। अब ये बिस्किट आएगा और यहाँ बिकने लगेगा, तो इससे क्या हो जाएगा कि भारतीय बिस्किट कोई खरीदेगा, 10 रुपया महंगा सस्ता हो जाएगा, कोई नहीं खरीदेगा। तो सरकार क्या बोलेगा, बोलेगा यार इससे तो ये बिस्किट कंपनियां डूब जाएगा। अपना देश के उद्योग धंधा को, अपने देश की उद्योग धंधा को बचाने के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए क्या करता है कि हम इस पर एक टैक्स लगा देंगे, इसको बोलते हैं यहाँ पे देखिए टॉलविन टैक्स, वही टॉबिन टैक्स इसको बोलते हैं। टॉबिन वैज्ञानिक दिए थे, और इस पर क्या करेगा 10% बढ़ा के लगा देगा, बोलेगा ले 10% बढ़ा दिए, या 15% हम तुमसे टॉबिन टैक्स ले लेंगे, अब लो, अब इसका दाम और ज़्यादा हो जाएगा। तो इससे इसका दाम ज़्यादा करने के लिए, यानी अपने देश के उद्योग धंधा को बचाने के लिए, अपनी यहाँ फैली हुई अराजकता, जो आर्थिक अराजकता हो जाए उसको दूर करने के लिए ये टॉबिन टैक्स लगाया जाता है। लेकिन आज तक टॉबिन टैक्स कोई देश लगाया नहीं है, इसीलिए इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। बस याद रखिएगा, निर्यात को आयात पर लगाम लगाने के लिए टॉबिन टैक्स लगाया जाता है, ताकि उस देश के जो उद्योग धंधे हैं उसको हानि ना हो। इसी तरह का एक और टैरिफ और टॉबिन टैक्स लगभग सेम है। टैरिफ भी वही है कि विदेशी माल बहुत ज़्यादा आ रहा है और सरकार उस विदेशी माल को क्या करना चाह रहा है, रोकना चाह रहा है कि इसका रेट हाई कर दो तो लोग कम खरीदेंगे, तो इसीलिए टैरिफ लगा देता है उस पर। तो मान लो कोई चीज़ 70 रुपया हमारा था, सरकार बोल दिया कि लो हम 100 रुपया कोई चीज़ 10 रुपया 10% और हम टैरिफ लगा दिए, तब वो चीज़ 110 रुपया में आ गया, तो उसका क्या हो गया, मूल्य बढ़ जाएगा। और अभी हम लोग पढ़े तो जब मूल्य बढ़ेगा तो मांग कम हो जाएगा, तो मांग को कम करने के लिए कभी कभी जानबूझकर टैरिफ लगा दिया जाता है। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उदारीकरण, निजी, सबसे पहले हम लोग समझते हैं निजीकरण क्या होता है। तो प्राइवेट कंपनियां जो भी है वो निजीकरण के तहत आएगी, यानी सरकार कम से कम हस्तक्षेप करेगा, बोलेगा भाई तुम लगाओ उद्योग धंधा, कमाओ, हमको टैक्स दे दो, बाकी हमको मतलब नहीं है। इसको बोलते हैं जब वहाँ के कोई खास लोगों द्वारा बड़ी बड़ी कंपनियां बनाई जाती है, वो कहलाता है निजीकरण। कि हमको अभी मन करेगा एक उद्योग धंधा खोल देंगे, वहाँ बड़ा सा उद्योग स्थापित होगी, हम उस पर सब कुछ अपने ढंग से स्थापित करेंगे, सरकार कम से कम हस्तक्षेप करेगा। तो जब सरकार कम से कम हस्तक्षेप करे और उद्योग धंधा आपका फल फूल रहा है, सरकार कम से कम हस्तक्षेप कर रहा है, और पर्सनल व्यक्ति का जब बड़ा उद्योग हो, तो वो कहलाता है निजीकरण। आप अमेरिका चल जाओ, अमेरिका में क्या है, रेलवे से लेके, वायुयान से लेके, जितना लोहा उद्योग सब प्राइवेट लोगों के द्वारा चलाया जाता है, सरकार उसमें कम से कम हस्तक्षेप करती है, इसे कहते हैं निजीकरण। ऐसे देशों को बोलते हैं कि ऐसे देश कैपिटलिस्ट देश हैं या पूंजीवादी देश हैं, ठीक है।
तो निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए उदारीकरण लाया जाता है। भारत में उदारीकरण 1991 से लाया गया था 100%। 100% नहीं, मतलब उससे पहले भारत अपनी अर्थव्यवस्था को बंद करके रखा था, यानी भारत की अर्थव्यवस्था को इससे पहले बंद अर्थव्यवस्था बोला जाता है। कैसे कि भारत ने अपने मार्केट को विश्व के लिए नहीं खोला था, तो इसे ऐसी अर्थव्यवस्था जिसके साथ विश्व व्यापार सम्मिलित ना हो, यानी वो अपनी सीमाओं को बांध के रखा है कि कोई बाहरी देश आके इसमें व्यापार ना कर पाए, वैसी अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो निजीकरण और उदारीकरण एक दूसरे से रिलेटेड होता है। कैसे कि अगर निजीकरण को बढ़ावा देना है, निजीकरण को बढ़ावा देना है, तो वो क्या करना होगा, उदारीकरण करना होगा। उदारीकरण के तहत क्या करना होगा, लाइसेंस हो जाए, परमिट हो जाए, ये सब के जो नियम कानून है उसको क्या करना होगा, आसान कर दीजिएगा। कोई प्राइवेट व्यक्ति, मान लो हम कल को एक फैक्ट्री लगाना चाहते हैं और सरकार 50 गो नियम लगा देगा, पहले ये करो, वो करो, लंद करो, फंद करो, देवानंद करो, तो हम क्या करें, छोड़ो यार नहीं खोलेंगे। तो सरकार क्या कहता है, उदारीकरण लाता है, एक काम करो, लाइसेंस बनाना आसान कर दो, और क्या कर दो, परमिट लेना आसान कर दो, और कभी कभी तो सरकार हेल्प भी कर देता है, लो हम हेल्प कर दे रहे हैं, तुम उद्योग धंधा खोलो, फलो फूलो, ठीक है। तो इसी उसे कहते हैं उदारीकरण। भारत में उदारीकरण कब लाया गया था, कुछ नहीं पूछा जाता, भारत में उदारीकरण कब लाया गया था, 1991 में लाया गया था। 1991 में भारत की स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी और भारत की अर्थव्यवस्था बहुत खराब हो चुका था। इसीलिए मनमोहन सिंह जब वित्त मंत्री बने थे तो उन्होंने क्या लाया, उदारीकरण लाया, और उसमें भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, नरसिम्हा राव थे। तो ये कुछ नहीं बन सकता उदारीकरण के समय भारत के प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री कौन थे, तो याद रखिएगा दोनों नाम। अब वैश्वीकरण क्या होता है, वैश्वीकरण होता है अपने देश की अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ देना। यानी कोई भी देश आपके यहाँ आके व्यापार कर लेगा, आप भी कोई देश के साथ जाके व्यापार कर लीजिए, कोई भी देश में जाके आप भी व्यापार कर लीजिए, वो देश भी आपके यहाँ आके व्यापार कर लेगा, उसे कहलाता है वैश्वीकरण। खुद की अर्थव्यवस्था को विदेशों की अर्थव्यवस्था या अन्य देशों की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अर्थव्यवस्था कहलाती है। तो वैश्वीकरण किसको बेनिफिट होता है, वैश्वीकरण से बेनिफिट हो जाता है विकसित देश को। कैसे, विकसित देश एक्सपोर्ट ज्यादा करता है, और जो विकासशील देश होता है उसके पास पूंजी का अभाव होता है, तो बेचारा क्या कर पाएगा, ज्यादा एक्सपोर्ट तो कर नहीं पाएगा, पूंजी का अभाव, उद्योग धंधा लगाएगा तब तो एक्सपोर्ट करेगा। तो याद रखिए वैश्वीकरण से किसको फायदा हो जा रहा है, तो वैश्वीकरण से फायदा हो जा रहा है, मूलतः फायदा हो जा रहा है विकसित देशों को। लेकिन ऐसा नहीं है, विकासशील देशों को भी फायदा हो जाता है। कैसे हो जाता है, अब मान लो कि कोई फ्रांस की कंपनी है, विकासशील देशों की मुख्य समस्या क्या है, यहाँ पूंजी का अभाव है। जब पूंजी का अभाव रहेगा तो क्या हुआ कि बड़ा बड़ा उद्योग लगा नहीं पाएगा। तो फ्रांस की कोई कंपनी आई, कोई बड़ा सा कंपनी लो, नहीं तो मान लो कि वालमार्ट को ले लो, अमेरिकी कंपनी था वालमार्ट। वालमार्ट क्या करेगा, भारत में आएगा और 5,000 करोड़ इन्वेस्ट कर देगा, ठीक है, 5,000 करोड़ इन्वेस्ट कर देगा। ये 5,000 करोड़ इन्वेस्ट कर देगा तो बड़ा बड़ा उद्योग धंधा या बड़ा बड़ा मॉल खोल देगा। इन मॉलों में क्या होगा कि इस मॉल से दो चीज होगा, एक तो भारतीय लोगों को रोजगार धंधा ये सब मिलेगा, अगर भारत में आगे खुलेगा तो इसीलिए तो भारत बोल रहा है मेक इन इंडिया, कि भारत में आओ और अपना कारखाना खोलो, भारतीय लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा और भारत सरकार को टैक्स भी मिल जाएगा। तो दो चीज हो जाएगा, रोजगार भी मिल जाएगा, टैक्स मिल जाएगा, और भारतीय लोग को सीखने भी मिलेगा कि जो विदेशी लोग आए हैं किस प्रकार से कंपनियां चलाती है, किस तरह से, तो इसे हम लोग सीख भी जाएंगे। तो इस तरह से विकासशील देशों के लिए भी वैश्वीकरण जरूरी होता है, क्योंकि वैश्वीकरण में विदेश से पूंजी आता है, आपके यहाँ आता है, और इससे सरकार को भी टैक्स मिल जाता है, लोगों को रोजगार भी मिल जाता है। लेकिन ज्यादा फायदा किसको होता है, विकसित देशों को होता है। तो आप समझ गए वैश्वीकरण क्या होता है, विश्व अर्थव्यवस्था के साथ अपने देश की अर्थव्यवस्था को जोड़ने की प्रक्रिया वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण से बहुत सारा फायदा हुआ है। पहले आपको याद होगा रिलायंस का सिम 1,000 रुपया में लेते थे, उसमें भी हम लोग को पर महीना रिचार्ज करवाना पड़ता था खाली कॉल आने के लिए। बाद में क्या हुआ, बाहर से ढेर सारी कंपनी है, वोडाफोन आ गया, हचुच बाहर से आ गया, तो क्या हो गया, जब प्रतिस्पर्धा भी बढ़ा तो मोनोपोली खत्म हो जाता है। जब मोनोपोली खत्म हो जाएगा यानी एक अधिकार खत्म हो जाएगा तो किसको बेनिफिट होगा, उपभोक्ता को बेनिफिट होगा। तो वैश्वीकरण के बहुत सारे पहलू हैं, जो देश आज के समय वैश्वीकरण नहीं करेगा वो पिछड़ जाएगा, इसीलिए वैश्वीकरण को बढ़ाया जाता है। इसीलिए मोदी जी बोलते हैं कि तुम क्या करो, फटाफट अपने उद्योग धंधा को बोलता है तुम बहुत ज्यादा विकास करो और हम अपने चीजों को विदेश में बेचेंगे, निर्यात करेंगे, ज्यादा निर्यात करेंगे तो व्यापार संतुलन हमारे पक्ष में होगा। जब व्यापार संतुलन हमारे पक्ष में होगा तो हम धीरे धीरे विकास की ओर जाएंगे, ठीक है। एक और चीज याद करते हैं, एक और टर्म आता है बफर स्टेट। कभी कभी क्वेश्चन पूछाता है बफर स्टॉक क्या होता है। एक होता है बफर स्टेट, एक होता है बफर स्टॉक। अभी हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं इसीलिए बफर स्टॉक को देखेंगे, और बफर स्टेट पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे। बफर स्टेट क्या होता है, दो बड़े देशों के बीच जो छोटका देश होता है, जैसे भारत और चीन के बीच में जो नेपाल है वो बफर स्टेट कहलाता है। उसी तरह से बफर स्टॉक होता है। बफर स्टॉक में क्या होता है, जब हम लोगों के यहाँ किसी आपातकाल के समय के लिए हम लोग पहले से तैयार हो जाते हैं, उसे बफर स्टॉक बोलते हैं। मान लो कि कल के समय में कोरोना बढ़ जाए तो अभी सरकार क्या कर रहा है, पीपीटी किट का भंडार लगा दिया है। अब मोदी जी कभी कभी आके भाषण भी देते हैं कि अगर हमारे यहाँ
अगला बार कोरोना आया तो हम पीपीटी की जो किट होता है उसकी हम लोग क्या कर चुके हैं, भंडार ला चुके हैं, यानी हमारे पास बफर है। यानी बफर स्टॉक मतलब किसी भी आकस्मिक जो आपातकालीन कोई भी समस्या आ जाए उससे निपटने के लिए जब हम पहले से तैयार होते हैं, हर चीज की जरूरत से ज्यादा स्टॉक अपने यहाँ रखते हैं। वैसे स्टॉक जो अधिशेष स्टॉक होता है जिसकी जरूरत कभी भी हम लोगों को आने वाले दिनों में पड़ सकती है या ना भी पड़े, लेकिन हम पहले से उसके लिए क्या है, तैयार हैं, वैसे स्टॉक हम लोग बफर स्टॉक कहते हैं कि हमारे यहाँ बहुत बहुत है, कोई टेंशन नहीं है। अगर जरूरत पड़ेगा तो हम लोग संभाल लेंगे, हम लोगों को टेंशन लेना नहीं है, हमारे यहाँ भी बफर स्टॉक है। जब पीपी किट के बारे में प्रॉब्लम चल रहा था तो मोदी जी आके भाषण दिए थे उस समय कि हमारे यहाँ भरपूर बफर मतलब इसको इस तरह से लिख देते हैं, हमारे यहाँ बफर स्टॉक के रूप में पीपी किट है, हम तो विदेशों को निर्यात कर रहे हैं, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए पीपी किट के बारे में, ठीक है। तो आशा करते हैं ये सारे टॉपिक को आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और कुछ शब्दावली है उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा जो लॉरेंस बर्ग, गिनी बर्ग, फिलिप्स बर्ग और भी बहुत सारे इस तरह के बर्ग हैं। इसके अलावा कुछ नियम है इकोनॉमिक्स से जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, से लॉ, ग्राहम का लॉ हो या फिशर का लॉ, इन सब वालों पर भी, इन सब बातों पर भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जय हिंद।